होता ये है कि बहुत सारी यात्राएं तो हो जाती हैं, लेकिन उन यात्राओं की कहानी या उनमें छिपा हुआ स्ट्रगल वो आगे नहीं पहुंच पाता। कि बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ भी यदि आप कमिटेड हैं, आप कुछ भी कर सकते बोलने का कितना खर्चा आया था, कुछ ऐसा हैं। याद है आपको? कुछ नहीं, 10,000 रुपये अपनी बड़ी बहन से उधार लिए थे। कितने कंप्यूटर से स्टार्ट किया था? पहले 2 कंप्यूटर थे ओके। जहाँ से शुरुआत हुई, और उसके बाद सैकड़ों कंप्यूटर थे। गंगोह जैसी जगह पे जहाँ पे मतलब बिजली तक नहीं आती थी, तो वहाँ पे कैसे, मतलब क्या चैलेंजेस फेस हुए? देखिए, होता क्या है, जो छोटे कस्बे होते हैं वहाँ बहुत बड़े बड़े सपने तो हैं, लेकिन सुविधाएं ना होने से बहुत से सपने मर जाते, क्योंकि बहुत बड़ा एक वर्ग ऐसा है जिसके पास साधन और संसाधन दोनों ही नहीं। बचपन में डॉक्टर बनना चाहता था, मेडिकल कॉलेज तक पहुंचा, एक दिन ऐसा लगा कि नहीं, शायद ये मेरे लिए नहीं है, छोड़ आया। देखिए, एजुकेशन जो है वो एम्पावरमेंट का टूल है। दूसरा, हमें हमेशा ये लगता रहा कि जहाँ पोटेंशियल है वहाँ पॉसिबिलिटीज और अपॉर्चुनिटीज का होना बहुत मुश्किल है। कि एजुकेशन कैन नेवर बी ए प्रोफेशन, इट हैज टू ऑलवेज रिमेन अ पैशन। इमेजिन करें एक छोटी सी जगह, चाहे सहारनपुर चाहे गंगोह, ये छोटी सी जगह जहाँ मात्र 2 घंटे मुश्किल से बिजली आती थी। ऐसी जगह पे आप जाते हो और आप बोलते हो कि हमें कॉलेज खोलना है और यहाँ के बच्चों को ट्रांसफॉर्म करना है। बच्चे खेती या जो यहाँ के रोज़मर्रा वाले काम हैं वो छोड़ के पढ़ें और अपना जीवन बढ़िया अच्छा बनाएं। क्या आप ऐसा सोच सकते हैं? लेकिन आज के हमारे पॉडकास्ट में वो सर हैं हमारे साथ, वो शख्सियत है हमारे साथ, जो ये पूरी जर्नी आज हमें बताएंगे कि कैसे उन्होंने एक छोटी सी जगह जाके ये कॉलेज खोले और आज ये कॉलेजेस यूनिवर्सिटी में तब्दील हो चुके हैं, जिस यूनिवर्सिटी का नाम है शोभित यूनिवर्सिटी। एंड जी हाँ, आज है हमारे साथ कुंवर शेखर विजेंद्र सर, एंड हमारे पॉडकास्ट का नाम है एडू वॉइस, जहाँ पे हम हमारे जितने भी जो चांसलर्स, एजुकेशन इंस्टीट्यूट ओनर्स एंड स्टूडेंट्स जो इस कंटेंट को देख के अपनी जर्नी को ट्रांसफॉर्म करते हैं। सो थैंक यू फॉर कनेक्टिंग विद अस, एंड थैंक यू कुंवर सर, आपने जो ये हमारा एक्सेप्ट किया इनविटेशन, एंड वी आर रियली ग्लैड, आई एम रियली हैप्पी टू सी यू टुडे इन आवर पॉडकास्ट ऑफ एडू वॉइस। आई एम रियली ऑब्लाइज्ड एंड ग्रेटफुल। होता यह है कि बहुत सारी यात्राएं तो हो जाती हैं, लेकिन उन यात्राओं की कहानी या उनमें छिपा हुआ स्ट्रगल वो आगे नहीं पहुंच पाता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि इस बातचीत के बाद कुछ और लोग ऐसे होंगे जो सोचेंगे कि मेरे गांव में भी एक यूनिवर्सिटी बन जाए, और यदि ऐसा होगा तो शायद इस पॉडकास्ट का, इस पूरे एफर्ट का जो आप कर रहे हैं, उसका पर्पस सॉल्व हो जाएगा। बिल्कुल सर। तो सर कैसे स्टार्ट हुआ, पहले तो मैं आपसे ये सुनना चाहूँगा। देखिए, 2 चीज़ होती हैं, हर व्यक्ति के जीवन का एक उद्देश्य होता है, और उद्देश्य कभी भी तय किया नहीं जाता। हम बहुत सी बार अपनी मंजिलें पहले से तय कर लेते हैं। तो शायद ऐसा ही कुछ हमारे साथ भी हुआ। बचपन में डॉक्टर बनना चाहता था, मेडिकल कॉलेज तक पहुंचा, एक दिन ऐसा लगा कि नहीं, शायद ये मेरे लिए नहीं है, छोड़ आया। एक छोटे गांव में, गंगोह में पैदा हुए, सहारनपुर ज़िले का एक कस्बा है ये, यमुना के किनारे। और परिवार में कुछ ऐसा था जहाँ हमेशा ये रहा कि यदि हमें राष्ट्र में कुछ भी देना है तो उसका माध्यम शिक्षा है। क्योंकि 1924 में उस क्षेत्र में पहला स्कूल हमारे ग्रैंडफादर बाबू केदारनाथ जी ने इसीलिए बनाया था क्योंकि उस टाइम देहरादून में स्कूल रहे होंगे, बड़े लोगों के बच्चे पढ़ सकते थे, लेकिन वो अपने आप एक बड़े जमींदार होने के बावजूद उन्हें ये लगता था कि यदि हम बच्चा नहीं पढ़ पाया तो हमारे क्षेत्र का क्या होगा। तो 1924 का वो जो स्कूल था, जिसमें 1934 में पंडित नेहरू भी आए, बहुत सारे लोग आए। आज यदि हम उसका 101 साल का इतिहास देखते हैं तो शायद ही विश्व में कोई ऐसी जगह हो जहाँ पर वहाँ से निकले हुए लोग ना हों, चाहे वो ब्यूरोक्रेसी है, पॉलिटिक्स है, समाज के बड़े बड़े और दर्जे हैं। तो बहुत सी बार आपके उद्देश्य आपके डीएनए में चले आते हैं। तो ये जो सेवा का उद्देश्य था, शिक्षा का उद्देश्य था, कहीं ना कहीं इसने डीएनए में डिस्टर्ब किया। ये हुआ जिस वक्त सब लोग व्यापार सोचते हैं, सब लोग सोचते हैं कि आई शुड अर्न ए लॉट ऑफ मनी,
वहाँ ये आया कि वी शुड गिव मोर एंड मोर वट एवर वी कैन गिव टू द सोसाइटी, और जो ये था कि शिक्षा के द्वारा दिया जा सकता है, तो शायद वहीं से शुरू हुआ। ग्रेट सर, ग्रेट। तो सर डीएनए में तो आ चुका है, लेकिन वहाँ पे मतलब गंगोह जैसी जगह पे जहाँ पे मतलब बिजली तक नहीं आती थी, तो वहाँ पे कैसे, मतलब क्या चैलेंजेस फेस हुए? देखिए होता क्या है, जो छोटे कस्बे होते हैं वहाँ बहुत बड़े बड़े सपने तो हैं, लेकिन सुविधाएं ना होने से बहुत से सपने मर जाते हैं। क्योंकि बहुत बड़ा एक वर्ग ऐसा है जिसके पास साधन और संसाधन दोनों ही नहीं है। यदि वहाँ आसपास चीज़ें उपलब्ध हैं तो शायद वो पढ़ पाएँ। तो यही एक शुरुआत थी जब इसमें मेरे जो बड़े ब्रदर हैं डॉक्टर शोभित कुमार जी, और हम लोग जब पढ़ते थे, स्कूल में जाते थे, तो हमेशा ये लगता था कि यहाँ से बाद में क्या, 12th हो गई, अब क्या? ग्रेजुएशन करने के लिए सहारनपुर गए। अब जब हम सहारनपुर पहुँचते हैं तो रोज़ आप बस से जाते हैं, बस से आते हैं, एक स्ट्रगल है। आप जा सकते हैं लेकिन बेटियाँ नहीं जा सकती, क्योंकि उस समय ऐसा बिल्कुल भी ठीक नहीं था, बात ना है। सड़कें अच्छी थी, ना बसें अच्छी थी, ट्रांसपोर्ट सुविधाएं नहीं थी, माहौल भी ऐसे ही होते थे, तो बहुत सारे बच्चों की पढ़ाई वहीं रुक जाती थी। हम्म। तो ये हुआ कि अब एक शुरुआत की जाए। 1989 एक ऐसा समय था जब कंप्यूटर के बारे में बातचीत शुरू हुई थी इस देश में। कोई डिजिटल पॉलिसी नहीं थी, आईटी का बहुत बड़ा कोई बूम नहीं था। देश में हम बात कर रहे थे कि आईटी होना चाहिए। इवन जो बाकी पॉलिसीज हैं, लिबरलाइजेशन, ये सभी बाद में हाँ, आई। ये सब भी ऐसा नहीं था कि उन पे कोई बहुत बड़ा काम हो रहा हो। तो ये लगा कि यदि टेक्नोलॉजी का इंटीग्रेशन यूथ के साथ कर दिया जाए, तो वहाँ से एक शुरुआत यदि की जाएगी तो बदलाव आना शुरू हो जाएगा। ओके। अब सहारनपुर या गंगोह से शुरुआत ना होकर वो शुरुआत मेरठ से हुई। और ओके। मेरठ से इसलिए हुई क्योंकि वो पश्चिमी उत्तर प्रदेश का शिक्षा का एक हब माना गया। ओके। मेरठ यूनिवर्सिटी वहाँ होने से एक ये था कि भाई मेरठ से जो चीज़ शुरू होती है उसे नीचे ले जाना आसान है, लेकिन शुरुआत यहाँ से और की मेरठ जाए। ऊपर दिल्ली से और कनेक्टेड है। मेरठ दिल्ली से कनेक्टेड है। तो मेरठ में 1989 में नाइस इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन के नाम से एक संस्था बनी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर एजुकेशन, जिससे कंप्यूटर की शुरुआत हुई। वो एक अपने आप में पहला ही प्रयास था, बहुत सीमित साधनों के साथ शुरुआत कंप्यूटर की लैब गई। थी सर, उसमें कंप्यूटर लैब हाँ, बनाई थी? कितने कंप्यूटर से स्टार्ट किया था? बहुत यदि मैं बताऊं तो पहले 2 कंप्यूटर थे, ओके। जहाँ से शुरुआत हुई, और उसके बाद सैकड़ों कंप्यूटर थे। और फिर एक और समय उस ऐसा टाइम में भी सर मतलब वो खोलने का कितना खर्चा आया था, कुछ ऐसा याद है आपको? कुछ नहीं, 10,000 रुपये अपनी बड़ी बहन से उधार लिए थे, जहाँ से शुरुआत हुई थी उस पूरी सोसाइटी की, और वहीं से वो चलता रहा। देखिए वो तो ऐसा होता है, 2 चीज़ें होती हैं। ये जो पैसे का लेन देन और याद है ना, ये तब आपको याद रहता है यदि आप व्यापार कर रहे हो। लेकिन यदि नहीं आपका सर, उद्देश्य मैं व्यापार इसलिए हो ही समझना ना, चाह रहा हूँ कि कई बार क्या होता है, जब हम शुरुआत करते हैं हमारे पास रिसोर्सेज नहीं भी होते, तब भी हम कैसे उसको स्टार्ट कर रहे हैं वो जर्नी के हिसाब से। हाँ एक्चुअली पंकज, इसमें क्या है, रिसोर्सेज मैं नहीं कहूँगा हमारे पास नहीं थी, लेकिन एक जिद थी। जिद ये थी अपना करना है। हमारे फादर बाबूजी कहा करते थे कि बेटा यहाँ तो बैठ ही जाओगे आप आके, बैठक है, बैठक में बैठेंगे, 1-2 पीढ़ी शायद आपकी खाना भी खा लेगी, समाज भी आपको पूछ लेगा, लेकिन हमेशा कहलाओगे तुम बाबूजी के बेटे। और मैं ये चाहता हूँ कि बाबूजी को लोग ये कहें कि उनके पिता जा रहे हैं। तो जीरो से जो शुरुआत है उसे करने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। वो सब बातें यदि हम सोचें कि कैसे नेहरू प्लेस होता था तब बड़ा नहीं था, स्कूटर पे आप इमेजिन करें इतना बड़ा कंप्यूटर का मॉनिटर लेके आप उल्टे बैठे हैं, क्योंकि 2 जने नहीं बैठ सकते, और आप मेरठ ले जा रहे हैं उसे। तो बहुत सारी ऐसी ऐसी यात्राएं हैं जिनका अपना एक आनंद है। और वहाँ से वो शुरुआत हुई। उसने बहुत स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन दी। उसने बताया आप कुछ भी कर सकते हैं। और शायद ये बात मैं आज जो बच्चे स्टार्टअप बनाते हैं, मैं उनसे भी यही बात कहना चाहूँगा कि बहुत लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ भी यदि आप कमिटेड हैं, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये शुरुआत जब हो रही थी तो 89 से लेके शुरुआत हुई
एक समय ऐसा आया कि दिल्ली से लेके और उत्तराखंड तक नाइस कंप्यूटर की फ्रेंचाइजीज होती थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि उस टाइम ये NIIT, अपटेक की शुरुआत हो रही थी। ओके। ठीक, तो उनकी फ्रेंचाइजी वहाँ होती थी। लेकिन हमने ये रियलाइज़ किया जब हम बिल्कुल पीक पर थे, 94 में पीक था, थाउजेंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, बहुत बड़ा सारा सेटअप। हमें लगा कि क्या वोकेशनल एजुकेशन से ही सब कुछ हो सकता है। 94 में AICTE आई, तो ये हुआ कि अब हमें हायर एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए। तो 1995 में एक बिजनेस स्कूल खोला गया, नाइस मैनेजमेंट कॉलेज के नाम से, और जो कि था पहला AICTE अप्रूव्ड हाँ कॉलेज पहला, मेरठ का। हाँ वहाँ का पहला कॉलेज होता था, PGDBM उसमें चलता था। तो बहुत सारे पहले हुए हैं जीवन में। तो वो पहला कॉलेज था। एक सपना ये था कि यहाँ के बच्चे बड़े बने और वो सब देखें जो सारी दुनिया में बात होती है, सुनाई देता है, दिखाई देता है। और पहले दिन से एक पर्पस ये रहा कि जो क्रीम है, तो क्रीम को लेके आप कोई भी एक्सपेरिमेंट यदि करते हैं ना, तो कुछ नहीं होता है, क्रीम रिमेन्स क्रीम, यू कैन रैप देम ब्यूटीफुली। तो ये हुआ कि जो एक हमारे जैसा बच्चा है, मीडियोकर है, लेकिन उसमें जील है, उसमें पढ़ने की ललक थी, उसमें भूख है, उन बच्चों को मौका दिया जाए। तो वहाँ से शुरुआत हुई। AICTE का अप्रूव्ड कॉलेज था। फिर 96 में उसमें BBA लाया गया। उसी दौरान मौका मिला कुछ लोगों से मिलने का। तो मुझे आज भी ध्यान है कि मैं उस टाइम पे जो भी वाइस चांसलर थे, मेरठ यूनिवर्सिटी होती थी, अब तो चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी है, तो मैं उनके वाइस चांसलर से मिला। मैंने कहा एक प्रोग्राम होता है BCA, ओके, तो क्या हम उसे शुरू कर सकते हैं यहाँ पर? बोले मुझे तो पता ही नहीं है क्या होता है BCA। तब BSc कंप्यूटर साइंस होता था। ओके। यदि आप ढूंढेंगे इतिहास में तो तो BSc 1996 से पहले आपको BCA शायद ही कहीं नजर आए। क्या इसको BSc IT कहा जाता था? BSc IT, BSc कंप्यूटर साइंस, मल्टीपल नाम जो भी थे, लेकिन BCA नाम नहीं होता था। तो वी लॉन्च दिस प्रोग्राम। आई रिमेम्बर बोर्ड ऑफ स्टडीज से लेके कोर्स कैरिकुलम बनाने तक फॉर द यूनिवर्सिटी, तो सारी चीज़ों में बहुत सारा एफर्ट करना पड़ा, एक्सपर्ट्स को लेके तो मतलब आप ये कहना चाह रहे हो BCA वाज नॉन एग्जिस्टेंट एंड आपने उसका पूरा वो डेवलप किया? यस, एटलीस्ट इन दैट पार्ट ऑफ द नेशन। ठीक, तो BCA आया, BBA की शुरुआत हुई, 98 में MCA उसमें आया। तो जब ये चारों प्रोग्राम आ गए तो फिर ये लगा कि अभी इसमें और आगे जाने की जरूरत है, और आगे जाने से पहले पीछे जाना है हमें। तो ये जो आगे से पीछे जाने वाली यात्रा थी, ये गंगो की यात्रा शुरू होती है यहाँ से। वहाँ ये लगा कि अब हमें गंगो जाना होगा वापस, ओके, और हमें वहाँ कुछ शुरुआत करनी है। तो 98 में हम लोग गंगो वापस गए। हमने एक हॉस्पिटल बनाना शुरू किया वहाँ पर, क्योंकि हेल्थ फैसिलिटीज़ नहीं थी। साथ में ये हुआ कि यहाँ पे हमें टेक्निकल एजुकेशन को लेकर आना है। उस टाइम गंगो की क्या सिचुएशन थी सर एग्जैक्टली? गंगो की सिचुएशन ये थी कि एक छोटा कस्बा जो अपने आप में खुश था। यदि 2 घंटे से ज़्यादा लाइट आ जाए तो भी खुशी का आलम था। शांत कस्बा था, एक हमारा मिक्स आबादी है वहाँ पर, हिस्टोरिकली इम्पॉर्टेंट है, लेकिन पढ़ाई की बहुत सुविधाएं नहीं थी। वहाँ इंटर कॉलेज थे कुछ, जिसमें सबसे पुराना मैंने बताया कि वो आज भी है, हिंदू राष्ट्रीय इंटर कॉलेज, जो 1924 में बना था। ठीक, लेकिन उसके अलावा कुछ नहीं था। आसपास के देहात में, छोटे गाँव में, वहाँ भी कुछ नहीं था। तो मुझे ध्यान है कि जब हमने ये डिसाइड किया कि अब हम यहाँ एक इंजीनियरिंग कॉलेज भी बनाएंगे, और वो क्यों आया, उस टाइम पर सहारनपुर, रुड़की सहारनपुर में आता था। ओके, उत्तराखंड एग्जिस्ट नहीं करता था। यूपी का ही पार्ट वो होता यूपी था। का हिस्सा था, सहारनपुर जिले का हिस्सा था। ओके, और रुड़की में शायद 1859 में थॉमसन स्कूल बना, जिसे 1957-58 के आसपास रुड़की यूनिवर्सिटी बनाया गया। ओके, और उसके बाद वहाँ कुछ नहीं बना। अब आप इमेजिन कीजिए, रुड़की यूनिवर्सिटी है, उसके बाद शोभित आता है। ओके, रुड़की यूनिवर्सिटी के बाद पहला इंजीनियरिंग कॉलेज कहाँ बनता है? शोभित। गंगो में बनता है।
ओके। शोभित इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के नाम से। ठीक, ये जो बीच के इतने सारे साल हैं, ना कभी किसी ने सोचा, ना कभी किसी की हिम्मत हुई। मुझे अपना आप भी ध्यान है, जब हमने ये सोचा बनाएंगे, मैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिलने गया। तो एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या बोला, ठीक क्या है, खोलना चाहते हो? और बहुत अच्छे एक हमारे दोस्त थे, डीएम थे उस टाइम वहाँ पर, अब वो नहीं रहे। ठीक, तो जब मैं उनसे मिला, बोले आप क्या बनाना चाहते हैं? उनको, वी आर कमिंग अप विद एन इंजीनियरिंग कॉलेज एंड AICTE अप्रूवल इज इन प्रोसेस, सो वी विल स्टार्ट एन इंजीनियरिंग कॉलेज। ही वाज शॉक्ड, कहते हैं शेखर, व्हाई नॉट यू स्टार्ट एन ITI? बहुत ज़्यादा कुछ बनाना चाहते हो, पॉलिटेक्निक बना लो, इंजीनियरिंग कॉलेज यहाँ पे चलेगा कहाँ? एंड ही हिमसेल्फ वाज फ्रॉम IIT दिल्ली। चलेगा कहाँ, कैसे बनाओगे, वेयर द रिसोर्सेज आर, तुम बिल्डिंग बना भी लोगे, कहाँ से टीचर आएंगे, फैकल्टी कहाँ से लाओगे, यहाँ गांव में पढ़ने कौन आएगा? तो मैं उनके पास इसलिए गया था कि सड़कें टूटी हुई थी, एक बाईपास होता है वहाँ पे, वो टूटा हुआ था, तो गलियों में से जाना पड़ता था। तो मैं उनसे ये कहने गया था कि अब ये बच्चे आएंगे जब, तो ये 3 लोगों को गाली देने वाले हैं। पहली गाली वो हमें देंगे कि इन्होंने कहाँ कॉलेज कि ये कहाँ कॉलेज बना लिया, दूसरी गाली आप लोग बेमतलब खाएंगे, और तीसरी गाली सरकार खाएगी, क्योंकि आप उनके नुमाइंदे भी हैं। तो मेरी रिक्वेस्ट ये है, गाली मैं ही खा लूं, आप ये सड़कें बनवा दीजिए। ठीक, और जब उन्हें समझ में आया कि ये पागल हैं, जिद्दी हैं, तो वो सड़कें बनी भी। उन्होंने ओवरनाइट उस बाईपास को बनवाया, ओवरनाइट बनवाया। ठीक, और आज भी वो है अच्छा उसी तरह से। तो वहाँ से शुरुआत हुई, उसके पीछे जो पर्पस थे, 3-4 चीज़ें होती हैं। देखिए, एजुकेशन जो है वो एम्पावरमेंट का टूल है। दूसरा, हमें हमेशा ये लगता रहा कि जहाँ पोटेंशियल है वहाँ पॉसिबिलिटीज़ और अपॉर्चुनिटीज़ का होना बहुत आवश्यक है, नहीं तो वो पोटेंशियल ख़त्म हो जाएगा। बिल्कुल ठीक बात है। हमारी स्पेशली जो बेटियाँ हैं, चाहे वो मुस्लिम समाज से हैं, चाहे वो आसपास के गांव से हैं या वहाँ से हैं, वो 99.9% बच्चे टेक्निकल एजुकेशन में नहीं जाते थे। ठीक, तो इस चीज़ को, इस बैरियर को तोड़ना ज़रूरी था। और दूसरा, कुछ पेन हमें वो भी था जब हम बस में बैठ के सहारनपुर जाते थे, तो हम अक्सर बात यही किया करते थे शोभित जी के साथ, ये कहते थे भैया एक समय ऐसा आएगा कि सहारनपुर से बसें भर के गंगो आया करेंगे। जब हम दिल्ली आए, तो क्योंकि हम तो हिंदी मीडियम वाले थे, गांव से आप आते हैं, वो भी यूपी से, एक छोटे से गांव से आप आए हैं, तो एक तरह से आपको अलग बिठा दिया जाता है, बेंच भी अलग होती थी। अच्छा, ये वो वाले ठेठ वाले जैसे होते हैं ना, ये मेरठ ही है, ये सहारनपुर ये है, इस तरह का जो एक माइंड सेट होता है। ठीक, तो एक ये भी था कि भाई हम चाहते हैं कि पूरा देश हमारे कस्बे में पढ़ने आए, आज ऐसा हो रहा है। और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन था, इट चेंज्ड everything. There are so many stories around which I will like to share with you, but it has changed everything. डेफिनेटली सर, मतलब मैं खुद भी अभी ये सोच रहा हूँ, इमेजिन कर रहा हूँ कि बसेस वहाँ से वहाँ जाने लगे तो डेफिनेटली इट्स अ कंप्लीटली जैसे बहुत इंटरेस्टिंग चीजें है वहाँ पर। जब वो बनाया गया तो 2-3 बड़े चैलेंजेस थे। इंफ्रास्ट्रक्चर को बनने में टाइम लगता है, फैकल्टी को आने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि आपको वो अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग करने में टाइम लगता है। इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था, तो ये हुआ कि जो यूपी टेक्निकल यूनिवर्सिटी होती थी तब, उससे एफिलेटेड थे ये। वो जब बच्चे आ गए तो इन्हें खाना कहाँ से मिलेगा, इन्हें ठहराएंगे कहाँ पर, क्योंकि हॉस्टल बनने में टाइम लग रहा है। तो मुझे आज भी ध्यान है कि सहारनपुर जो हमारा डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर है, वो करीब 45 किलोमीटर दूर है। तो हम सहारनपुर गए, और सहारनपुर में 2 बड़े होटल को छोड़कर जितने छोटे छोटे होटल थे, तो उन पे सबके पास में गया और मैंने कहा भाई कितने कमरे हैं आपके पास? किसी ने कहा 20 हैं, किसी ने कहा 25 है। मैंने, सब मुझे दे दो 6 महीने के लिए, बताओ कितने पैसे लोगे? ठीक, एक और होटल था वहाँ पर जो बंद था, उसका बड़ा सा एक हॉल था, तो मैंने उनसे कहा मुझे दे दो, मुझे मैस बनानी है अपनी। तो होता ये था कि जितना बच्चे को जैसे हॉस्टल में रहना था, वो बच्चा सहारनपुर से उन्हें बसें लेकर आती थी, ऐसे यूं घूमती थी हर होटल के पास से। ठीक,
मैस में खाना जो है उन्हें वहाँ ब्रेकफास्ट होता था सुबह, लंच उन्हें बांध के दे दिया जाता था, और वो वहाँ और गंगो गंगो का आते थे, वो पढ़ते थे, शाम को वापस जाते थे, फिर ऐसी जर्नी होती थी। आपकी वो बात तो पूरी हो गई कि लोग हाँ, बस से सहारनपुर से ठीक है। गंगो आएंगे। तो ये, या जैसे हम गंगो में देखते थे जो फैकल्टी आई, स्टाफ आई, वहाँ ढाबे भी नहीं थे, एक ढाबा होता था। हमने उसे कभी, या तो टिफिन दे देगा क्या हम्म, स्टाफ को या और लोगों को, तो हम्म, टिफिन भी हमने मंगा के उसके यहाँ भेजे कि ये 100 टिफिन है, बस तू ये कर, इन्हें बना के दे। बना के अच्छे से। और आज वहाँ पिज्ज़ा भी मिलता है, वहाँ आज गाड़ियों की एजेंसीज भी हैं, वहाँ पे हर चीज़ है जो हम एक अच्छे बड़े शहर में या कहीं भी देख सकते हैं। ठीक, वो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ। दूसरा क्या है, जैसे मैं बेटियों की बात करता हूँ, मुझे आज भी ध्यान है, मैं उस बच्ची का नाम नहीं लेना चाहूँगा, माइनॉरिटी में भी एक अति पिछड़ा वर्ग है, उनमें से वो बच्ची थी। मेरा एक अपना वो रहा है कि हर साल जब 12th का रिजल्ट आता था शुरुआती के सालों में, तब मैं वहाँ जाता था, और जितने बच्चे जिन्होंने भी फर्स्ट डिवीज़न पाई है या अच्छे मार्क्स आए हैं, मैं उन्हें सबको अपने पास बुलाता था, उनके पेरेंट्स के साथ, और पूछते थे बेटे क्या करना है, अब आगे क्या। पर्पज़ ये नहीं था कि आई वाज लुकिंग फॉर एडमिशन, पर्पज़ ये था कि दे नीड गाइडेंस, दे नीड सपोर्ट, एंड वी शुड प्रोवाइड दैट। तो वो बिटिया भी आई अपने फादर के साथ, मुस्लिम परिवार से थी, उसने टॉप किया था एक स्कूल में। तो मैं, बेटे अब क्या करना है, तो उसके फादर ने बीच में कहा, अरे बस हो गया भाई साहब, अब तो बहुत पढ़ लिए, बस अब घर पे रहेगी। तो इसकी जिद थी, इसलिए पढ़ाया। इसकी बड़ी बहन को तो हमने 8वीं या 10वीं के बाद ही शादी करा दी थी। घर पे बैठा लिया, मतलब वो जो है पर्दे में चली गई, ऐसे होता है। फिर भी मैंने कहा, बेटे नहीं, फिर भी बता क्या करना चाहती है तू। तो उसने बड़ा धीमे से कहा, सर मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ। फादर ने कहा, अरे हमारे पास तो पैसे ही नहीं है। आई न्यू ही कुड अफोर्ड इट, पर उन्होंने उसको ही एक बैरियर बना दिखा दिया मैंने कि कहा कोई बात नहीं, जब ये कमाएगी मेरे वापस दे देगी, कभी तो कमाएगी ना, और जब तू कल चली जाना और अपना एडमिशन ले लेना जिस ब्रांच में तुझे है। बच्ची पढ़ी, बहुत अच्छा पढ़ी, कामयाब हुई। फिर एक दिन मैंने पूछा, जब वो पास आउट होकर चली गई, वो कहाँ है, क्या कर रही है आजकल। बोले वो तो घर पे बैठी है। क्यों बैठी है, क्योंकि ये हुआ कि भाई पढ़ तो लिए लेकिन अब नौकरी थोड़ी ना कराएंगे। अब नौकरी थोड़ी ना कराएंगे, उससे पहले उसके बहुत सारे एपिसोड थे मोहल्ले में उसके साथ, जो है परिवार के साथ भी एक तरह से है कि बच्ची को कॉलेज हाँ, भेज रहे हो। हाँ, का पानी बंद होने की नौबत है कि बताओ ये इंजीनियर बनाएंगे, इसे यहाँ सारा माहौल बिगाड़ देंगे हमारा। ठीक, तो जब वो ये मुझे पता चला, मैंने कहा बेटे ऐसा कर, मेरठ चली जा कैंपस में, वहीं रहना हॉस्टल में, और वहीं पे कुछ लैब वैब में तुझे काम देता हूँ, और मेरा सपना ये है तू और पढ़े। नाउ शी इज इन ए गवर्नमेंट जॉब। और उस एक बच्चे के एग्जाम्पल से उस पर्टिकुलर मोहल्ले का या कम्युनिटी में बदलाव आ गया। आज मुझे अच्छा लगता है जब मुझे आके वहीं से लोग बताते हैं कि सर हर घर में बेटी पढ़ रही है, हमारे बच्चों में होड़ लगी है, आज हमें मुश्किल आ रही है कि पढ़े लिखे दामाद ढूंढने में, क्योंकि हमारी हर बच्ची पढ़ रही है, चाहे वो कुछ भी पढ़े, लेकिन वो एक एग्जाम्पल से सबके दिमाग में ये आ गया, नहीं हमें बेटी पढ़ानी चाहिए। सर मुझे लगता है सबसे अच्छी फीलिंग ये होती होगी कि जब किसी की लाइफ आपके किसी एक्ट से पूरी ट्रांसफॉर्म हो जाए, टोटली ट्रांसफॉर्म हो देखिए जाए। इसमें होता क्या है पंकज, यदि मैं कहूँ ये मेरा एक्ट था, नहीं, अपन से तो सिर्फ है ना, करवाया गया है, हम हाँ, तो हम सब लोग करते गए कहिए ना बस। ट्रस्टी हैं। ठीक, तो ट्रस्टी क्या है, हम किसके ट्रस्टी हैं, हम लोग समाज के ट्रस्टी हैं। ठीक, तो ये प्रभु डिसाइड करता है। मैं हमेशा एक शब्द कहता हूँ जब लोग मुझे मिलते हैं, और तो वो बड़े बड़ी बातें होती हैं, तो मैं कहता हूँ जो भी समाज का न्यासी है, ट्रस्टी को हिंदी में न्यासी बोलते हैं, वो सन्यासी है। तो किसे प्रभु सन्यास की तरफ ले जाए, किससे प्रभु ट्रस्टी बना दे समाज का, सोसाइटी का, ये तो उसे डिसाइड करना है। अब ये जैसे एक बच्चे का मुझे याद आ रहा है, यदि आपके पास कोई एक मेल आए और वो मेल के थैंक यू वेरी मच सर,
due to this institution, I am in Chicago. From sugar canes to Chicago, my journey was possible due to this institution. तो I called that boy. बेटे कहने लगा सर आपको ध्यान नहीं है, शुरुआत के ही साल थे, तो पास के गांव का वो बच्चा है, तो उसने कहा कि सर मैं पढ़ना भी नहीं चाहता था, पिताजी ने कहा है तो इंजीनियर बन, अच्छे नंबर थे 12वीं में, और नहीं तो गन्ने छीलेगा, खेत में जाएगा, गन्ने के खेत में काम करेगा। ठीक, तो मैं आया, मैंने भागने की भी कोशिश की, आप भी आए हुए थे उस दिन बाई चांस, तो मैं आपकी पकड़ में आ गया और आज मैं शिकागो में हूँ। मेरा जीवन बदल गया, और मेरा ही नहीं जीवन बदला, सबका जीवन बदल गया मेरे परिवार में। या मुझे याद आता है एक कोई लाइनमैन, आप जानते हैं गांव में लाइनमैन क्या करते थे पहले, तो सब समय बदल गया। उनका काम होता था सीढ़ी लेके साइकिल पे और बल्ब बदलते रहते थे खंभों पे, कोई लाइन टूट गई उसे बना लें। तो मुझे आज भी ध्यान है कि करीब 20 साल पहले ही होगा, 18-20 साल पहले, जब शुरुआती बैच निकले और वो बच्चे सारे देश में जाने शुरू हुए, विदेशों में जाने शुरू हुए प्लेसमेंट में, तो एक मेरे पास आए, बोले वो भैया मैं कुछ लेकर आया हूँ आपके लिए। देखो मेरा अपना होम टाउन है, तो लोग भैया भी बोलते हैं, कोई चाचा बोलता है, कोई मामा बोलता है। मैंने क्या लाया हो, तो उन्होंने कुछ पैसे लेकर आए थे। बोले वो भैया आपका बेटा वहाँ पे अमेरिका में, तो हर महीने पैसे भेज देता है। अब हमने घर भी सही करा लिया, हमने ये भी कर लिया, अब क्या करें अब इसका जो समझ में नहीं आ रहा क्या करें, आप रख लो इसे, जब कभी जरूरत होगी मैं ले लूंगा, आप इसे संस्था में लगा दो। अब इसके बाद क्या बचता है आपके लिए? इसके बाद तो ये बचता है ना कि आप ये कहें थैंक यू वेरी मच। ठीक, तो ये जो है, मैं जब इन सारी चीज़ों को देखता हूँ तो एक कन्विक्शन हमारा और बढ़ जाता है कि एजुकेशन कैन नेवर बी ए प्रोफेशन, it has to always remain a passion. Education cannot be commercialized. It is a commitment to the society. And if you have that commitment, if you have that passion with you, then transformation is due. It will happen, and it will happen in your life itself. आपकी सारी बातें सही लग रही है सर, लेकिन अब दिमाग में वो कहते हैं ना केमिकल लोचा है, वो क्वेश्चंस आ रहे हैं कि आज के टाइम में तो सब चीज़ें बदल चुकी है। मतलब मेरे को लगता है यूनिवर्सिटीज़ आज के टाइम में आने वाले कुछ दिनों में अपने आप को एक तरह से रिजॉर्ट बना देगी कि आप कौन सा रिजॉर्ट जाओ, इस रिजॉर्ट में ये मॉल्स हैं, ये ब्यूटी पार्लर हैं, या ये कल्चर है, साल में प्रोग्राम्स के नाम पे ये फेस्ट हैं, और उनके ब्रोशर में ये दिया जाएगा कि इतनी फीस है और इतने ये हैं। तो आपको क्या लगता है, मतलब हम कहाँ जा रहे हैं? एक्चुअली क्या हुआ, हम लोगों ने अपने किसी भी सभ्यता को, संस्कृति को अपने जीवन में नहीं उतारा। हम लोगों ने क्या किया, हमने कहा हमारी ये सभ्यता थी, ये संस्कृति थी, तो एक तो हम पास्ट में चले गए, ब्लेम करने के लिए हमने कहा वी वर अंडर द रूल ऑफ XYZ, दैट्स व्हाई वी आर नॉट, बट नाउ वी आर नॉट। तो उससे क्या हुआ कि हम लोगों ने बाहर के मॉडल्स को देखना शुरू किया, और जब हमने बाहर के मॉडल देखे तो उन मॉडल को जब आप देखते हैं दूर तो आधा अधूरा दिखाई देता है, आधा अधूरा समझ में आता है, आधा अधूरा जो है आप उसे अडॉप्ट करते हैं। तो बाहर के आधे अधूरे मॉडल्स हम अपने साथ ले आए। हमने कहा बच्चे पे सुविधा है या नहीं है। ठीक, यदि कोई मेरे से कि आपने एक शब्द यूज किया रिसॉर्ट अभी, तो यदि मेरे से कोई पूछे मैं शोभित यूनिवर्सिटी को कैसा देखना चाहता हूँ, शायद उसके इंफ्रास्ट्रक्चर को मैं रिसॉर्ट जैसे ही देखना चाहूँ। रिसॉर्ट वो है जहाँ शांति है। लेकिन मैं हमेशा कहता हूँ, मैं 3 चीजें कहता हूँ। मैं कहता हूँ मेरा कैंपस ऐसा हो जैसे रिसॉर्ट, मेरे क्लासरूम ऐसे हों जैसे गुरुकुल, मेरे हॉस्टल्स ऐसे हों जैसे घर वापस आ गए। यदि हम इस सोच के साथ बात कर रहे हैं तो इसमें बुराई नहीं है। लेकिन यदि मैं ये कहूँ कि मैं बाजार को भी अंदर ले आऊं, मैं वो सारी चीजें अंदर ले आऊं जिनकी आवश्यकता नहीं है, तो कहीं ना कहीं हमारी दिशा बदल गई है। उस दिशा को वापस लाने के लिए
हम लोगों को इन मॉडल्स को अप्रिशिएट करना पड़ेगा। जहाँ पे हम ये कहें कि पर्पस क्या है। मैं बड़ा मुझे बुरा लगता है जब मैं पूछता हूँ कि जो लोग एडमिशन लेने आते हैं और हम उनसे कहते हैं भाई क्या पूछते हैं, जैसे हम अपनी टीम से बात करते हैं। इसी पे मेरे दिमाग में दूसरा जी क्वेश्चन ये जी चल रहा जी था जी कि हम ये सारी सुविधाएं किस लिए कर रहे हैं, क्योंकि एक तरफ हम भी कर रहे हैं मतलब एज अ यूनिवर्सिटी ओनर्स, दूसरा बच्चे भी जो आज के टाइम में जो पूछना चाहिए कि मतलब प्लेसमेंट कितना होता है, फैकल्टी कितने साल एक्सपीरियंस्ड हैं, यहाँ किस तरह के फैकल्टीज हैं, कितने साल से हैं, किस तरह की रिसर्च हुई है। रिसर्च तो छोड़िए, चलो इतना तो कई बार बच्चों का माइंड भी डेवलप नहीं होता, लेकिन वो इन सब क्वेश्चंस की जगह साल में कितने फेस्ट होते हैं, बाहर से किसको बुलाया जाता है, मतलब वो सब उसमें। देखिए ये जद्दोजहद तो सब जगह, मेरे यहाँ तो बहुत ज़्यादा है, क्योंकि मुझे लगता है कि जितने पैसे में मैं किसी को बुलाऊंगा हम्म उतने में एक अच्छी लैब बन जाएगी, लाइब्रेरी में कुछ अच्छी बुक्स चली जाएंगी। हम्म मुझे हमेशा ऐसे ही लगता है। और हम्म मुझे जब एडमिशन होते हैं, मैं जब बाद में बात करता हूँ, मैं पूछता हूँ कितने लोगों ने फैकल्टी के बारे में बात की, हम्म कितने लोगों ने आपसे रिसर्च पे बात की, हम्म ठीक, कितने लोगों ने एकेडमिक टाइम टेबल्स पे बात की, हम्म। वैल्यू एडेड कोर्सेज के बारे सर में ये बात कितना की। परसेंटेज आता होगा? नेग्लिजिबल अनफॉर्चुनेटली। सिर्फ 2 या 3 ही सवाल होते हैं। हम्म कैंपस लाइफ बियॉन्ड एकेडमिक्स, उसमें एकेडमिक नहीं है। अदरवाइज हाउ विल बी द, क्या बोलते हैं, कैंपस एक्सपीरियंस। हम्म ठीक, इफ आई विल बी एबल टू एंजॉय इट और नॉट, आई डू नॉट फाइंड एनी फॉल्ट इन दैट, बट एवरीथिंग शुड हैव ए लिमिटेशन। हम्म और दूसरा पूछते हैं नौकरी लगेगी या नहीं। कैन यू हम्म। बिलीव वी नेवर हैड ए प्लेसमेंट सेल इन आवर यूनिवर्सिटी। देन अभी हाउ? रिसेंटली बनाई है। ओके। क्यों नहीं बनाता था, मेरा हमेशा मानना ये है, ना तो हम प्लेसमेंट एजेंसी हैं। हम्म प्लेसमेंट इज a byproduct of education. ऑफ ऑल योर एक्टिविटीज, ऑफ ऑल Yes, योर प्रोसेसेस। actually, I cannot commit to even my son. If he is not competent, how I can say I will place you? So if somebody is telling 100% placement is assured, it means either we are telling lie, ठीक, or it is a selling tool for us. और मैं प्राउडली ये भी कहता हूँ कि अराउंड 90% ऑफ आवर बॉयज एंड गर्ल्स are very well engaged in their life. हम्म If they are doing job, they are doing good job. If they are entrepreneurs, they are doing good. If they are sitting on their own business, they are good. Because my focus had always been that overall personality grooming should be there. हम्म तो वो एक चीज जो हमारे पुराने उसमें आती है ना, वेदों में आती है, हमारे उपनिषद में आती है, तो पर्पज ऑफ एजुकेशन है मनोर्भवा, मनुष्य, मनोरभवा। एक अच्छा मनुष्य बनना। हम्म हमने पता नहीं कब कैसे लाके उसे बना दिया नौकर भवा। अच्छा हम्म नौकर कैसे बनना है, या मैं नौकर बनूंगा सर या नहीं, हम्म। मुझे नौकरी मिलेगी या नहीं। मैं कहता हूँ भाई अच्छे मनुष्य बन जाओगे, नौकरी तो बहुत नौकरी छोटी अपने आप चीज आ है। जाएगी। यदि नौकरी ढूंढोगे नौकरी मिल जाएगी। हम्म हो सकता है तुम इस लायक बन जाओ कि 10 लोग तुम ही रखो अपने साथ। हम्म तो ये जो हुआ है, ये समाज में बदलाव आया है। हम्म इस बदलाव को बदलने के लिए हमें बातें भी करनी होंगी, हमें एग्जाम्पल्स भी बताने होंगे, हमें वो सक्सेस स्टोरीज भी शेयर करनी होंगी जो सक्सेस स्टोरीज हुई हैं, हमारे ही नहीं सब जगह हो रही होंगी। मैं हमेशा मानता हूँ कि सब जगह अच्छा हो रहा है, उस अच्छे को सामने लाना होगा। और एक हमें इस माइंडसेट को बदलना होगा कि एजुकेशन का पर्पस नौकरी पाना है। ओके। है ना। और ये कहीं ना कहीं हमारे जो सो कॉल्ड एलीट इंस्टीट्यूशंस है, उन्होंने, जिन्हें मैं आइलैंड ऑफ एक्सीलेंस कहता हूँ, उन्हीं लोगों से कहता हूँ जा जाके कि तुम मेनलैंड से नहीं कनेक्ट हो। जब उनकी अखबारों में आती है ना कि एक्स कैंपस ऑफ IIM और IIT somebody was placed with 1 crore rupees, 2 crore rupees, तो वो somebody में भी 1 और 2, लेकिन वो एक रेस लग गई, हम सब ने बातें करनी शुरू कर दी। जिससे हम लोग बाहर जाते हैं, यूनिवर्सिटीज़ भी बहुत सारे विजिट करते हैं ग्लोबली, हम आप पूछते हैं भाई डू यू हैव ए प्लेसमेंट सेल, और डू यू से दैट लास्ट ईयर स्टूडेंट आर प्लेस्ड वेयर, दे लुक एट अस as we are either aliens or we do not know anything. In Stanford, one professor told me that placement means that after 10 years, Where are you after where 10 are you years? after 10 years? It speaks about the values.
the university must have given you. It speaks about the skill set. It is not that immediately after passing out and you got a job and that is your final placement. Final placement is in the society at large. What impact you have created in the society Exactly, after exactly, getting education. exactly. And at Shobit, we are trying to do that thing. Many times we are able to do, sometimes we fail drastically, but honestly, we are putting sincere efforts. ग्रेट सर, ग्रेट सर। सीरो क्या है? काफी लोगों को तो ये पता ही नहीं है। सीरो, थोड़ा सा सीरो के बारे में बताएंगे? एक्चुअली होता क्या है, देखिए, जब हम यूनिवर्सिटी बने, हम इंजीनियरिंग कॉलेज बने पहले, तो सन 2000 में हमने गंगो में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला। उसी साल में हमने एक मेरठ में इंजीनियरिंग कॉलेज खोला। इन द सेम ईयर 2000 we established 2 engineering colleges, and within 6-year time Shobit Meerut was conferred deemed to be university status. So 2006 we became a deemed university. Gango campus, because it took time, in 2012 it became a state private university. So CIRO is what? CIRO is Scientific Industrial Research Organization. Okay. This is a recognition which is given by Department of Science and Technology to those institutions where research is happening, one, where facilities are there of industrial research. Fine. So what I believe, Pankaj, that university's job is not dissemination of knowledge. We are not that somebody has created knowledge and we are in classroom passing the information. यूनिवर्सिटी जो मैंने भी एक दिन मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था, उसमें उन्होंने कहा था यूनिवर्सिटी का मतलब ही क्या है? शोध करने के लिए बनाई गई। सिर्फ शोध ही नहीं, मतलब मैं इसे दूसरे में यदि कहूँ तो मैं हमेशा कहता हूँ हमारे 3 काम हैं। पहला काम है क्रिएशन ऑफ नॉलेज। वी हैव टू क्रिएट न्यू नॉलेज। इट मींस शोध। क्रिएशन कैसे होगा? जब नया शोध करेंगे, रिसर्च करेंगे। दूसरा है इंटीग्रेशन ऑफ नॉलेज, जब हम उसे मल्टीडिसिप्लिनरी करेंगे और इंटीग्रेट करेंगे उसे एक लार्जर पर्पस के साथ। और तीसरा है एप्लीकेशन एंड डिसेमिनेशन ऑफ नॉलेज, कि उस नॉलेज को हम अगली पीढ़ी तक ट्रांसफर करेंगे और उसका एप्लीकेशन पार्ट पे। पहला हो गया क्रिएशन, इंटीग्रेशन एंड डिसेमिनेशन एंड एप्लीकेशन, वो साथ में आ जाता है। ओके। ये जो सारी चीजें हैं 90% हम लोग क्या कर रहे हैं, हम डिसेमिनेशन पे लगे हैं। किताब है, सिलेबस है, बस पढ़ाओ, सिलेबस। हाँ, वी हैव टू कवर द सिलेबस। 70% अटेंडेंस, 4 लेक्चर्स अ डे। तो वो सिलेबस को कवर नहीं करना है, अनकवर करना है एक्चुअली। तो उस पर यदि आपको काम करना है तो सबसे पहले आपको क्या करना होगा? आपको एक एनवायरनमेंट क्रिएट करना होगा जहाँ क्यूरियोसिटी हो, बिकॉज एवरी क्यूरियोसिटी लीड्स टुवर्ड्स क्रिएशन। ठीक। और जब क्यूरियोसिटी होगी तो रिसर्च शुरू हो जाएगी। When there will be a question, you have to find an answer. Agreed. And to find an answer, either you have to go to the lab, or you have to go to the library, or you have to go to the learned people around. You have to talk to them. So this is what we are doing. We are working with multiple organizations in the country. So that's why Department of Science and Technology, Government of India, has recognized us as one of the scientific industrial research organization also. Okay. It gives an opportunity to the industry to come to us with their problems and to ask us, भाई ये प्रॉब्लम है मेरे यहाँ, इसका कुछ सोल्यूशन आप पे है क्या? जैसे यूनेडो काम कर रहा है, मुजफ्फरनगर इज ए पेपर क्लस्टर, जहाँ पेपर बनता है बहुत सारे मिल से। वहाँ का जो वेस्ट निकलता है, उस वेस्ट पे बहुत काम होने की जरूरत है। तो यूनेडो इज वर्किंग ऑन दैट। ओके। ठीक। एंड इवन वी आर वर्किंग ऑन दैट। रीजन बीइंग बिकॉज वी हैव द सेम स्टेटस, so people came to us with the problem and we are trying to find solutions for the same. Okay. So this is zero. Secondly, what happens with that? When you do research, what will happen? New ideas will pop up. And those new ideas will convert into patents. Yes, they will get converted into patents. And in our system, I always say every wildest idea has a potential to have a patent.
क्योंकि एक शब्द हमारे यहाँ जुगाड़। हम्म तो अब होता क्या है, जब आप किसी जुगाड़ की बात करते हैं तो इमेजिन ये करते हैं अरे कुछ ऐसे ही होगा। हम्म और जुगाड़ को जब मैं परिभाषित करता हूँ तो मुझे लगता है कि जिसने जुगाड़ बनाया है उसने दो बड़े अच्छे काम किए। पहला काम ये किया, ही और शी आइडेंटिफाइड ए प्रॉब्लम, हम्म जो सबसे टफ काम है, अग्रीड। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करना। और एक उसने उसका एक सॉल्यूशन बनाया जो कि टेम्परेरी है। हम्म अब उसके टेम्परेरी सॉल्यूशन को यदि मैं सस्टेनेबल सॉल्यूशन में कन्वर्ट कर दूं तो वो पेटेंट हो जाएगा, वो इनोवेशन कहलाएगा। ओके। ठीक। तो जो जुगाड़ से और इनोवेशन तक की यात्रा है वो कैसे आई, ऐसे आई। तो और अभी वो एक यूनिवर्सिटी में होनी वो चाहिए। यूनिवर्सिटीज में तो अब होनी मेरे चाहिए। माइंड में ये चल रहा है, इंडिया में ऐसी कितनी यूनिवर्सिटीज है जहाँ पे इस तरह से पेटेंट्स डेवलप हो रहे हैं? मुझे लगता है अब बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आई है पिछले सालों में। ओके। जब से प्रधानमंत्री जी ने अनुसंधान को लेकर बातें शुरू की हम्म तो विज्ञान के आगे अनुसंधान शब्द आया, हम्म तो अवेयरनेस क्रिएट हुई है। तो मैं हमेशा ये कहता हूँ कि यदि देश में 1200 विश्वविद्यालय हैं, हम्म हर विश्वविद्यालय में एक गुड प्रैक्टिस जरूर होगी। ठीक। प्रॉब्लम कहाँ आ रही है कि हम उन 1200 को इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं। हम्म यदि उन्हें इकट्ठा कर ले तो इस देश का इको सिस्टम ही बदल दे। तो अभी एक जो लेटेस्ट रिपोर्ट आई है डिपार्टमेंट ऑफ ट्रेडमार्क एंड इसकी, जो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के अंडर में आता है, पेटेंट की, तो लेटेस्ट रिपोर्ट में वी वर नंबर 6 in the ओके country as a zero with हम्म highest number of patents ओके। filed। तो अब एक छोटी सी यूनिवर्सिटी हम्म जब छठे नंबर पे आ सकती है, जहां उसी लिस्ट में ऑल आईआईटीज टुगेदर तीसरे नंबर पे खड़ी हूँ, हम्म तो मुझे लगता है थोड़ा थोड़ा सा प्रयास किया जाए, थोड़ा सा पुश किया जाए, थोड़ा पुल किया जाए, तो थोड़ा बहुत हैंड कुछ हो होल्डिंग सकता की है। जाए, तो बहुत कुछ हो सकता है। तो ये सारी चीजें हैं, इसमें हम लोग कर रहे हैं। साथ में बहुत सारी कहानियों को जब मैं देखता हूँ, जैसे हम अपने एलुमनाई की यदि बात करें तो बहुत सारे हमारे एलुमनाई भी शायद हमारी तरह ही हैं। सर पहली चीज तो मार्केटिंग में किसी ने भी किसी भी यूनिवर्सिटी ने इतना बताया है कभी कि हमारे इतने बच्चों ने इतने पेटेंट्स? या आई थिंक। एक्चुअली क्या है कि हम लोग अपने बच्चों को बच्चा मान रहे हैं, हम्म और मेरा मानना ये है वो हमारे से ज़्यादा होशियार हैं, हम्म हमारे से ज़्यादा अवेयर हैं, हमारे से ज़्यादा एनर्जेटिक है, हम्म ठीक, ऊर्जा ज़्यादा है, हमारे से ज़्यादा उनके अंदर हंगर है, भूख है। हम्म ठीक। सिर्फ एनवायरनमेंट देने की ज़रूरत है। हम्म तो अपने यहाँ मैं हमेशा कहता हूँ कि वो ज़माना चला गया जब एक गुरुजी होते थे, हम्म एक स्टूडेंट होता था। इफ आई एम स्टैंडिंग ऑन द पोडियम, हम्म it means whatever I am telling is right, A student should follow that. and you should follow that. Now we all are co-learners. I am learning from you, You are you learning are from learning me. from me. So I am learning from your energy, you are learning from my experience। हम्म ठीक। और जब ये आ जाता है तो हमने, जैसे हमारे एक रिसर्च क्लब है, हम्म अब रिसर्च और क्लब दो अलग अलग शब्द हो जाते हैं। हम्म क्लब का मतलब ये होता है वाओ एक्टिविटी, और क्लब मतलब ये कि 4-5 लोग एक कॉमन पर्पस के लिए हाँ, मिल रहे लेकिन हैं। क्लब को जनरली लोग मानते हैं कि इट इज समथिंग रिक्रिएशनल हम्म एक्टिविटी, रिसर्च को नहीं मानते हैं। तो हमने क्या बनाया, एक रिसर्च क्लब बनाया जिसमें हम्म हम फर्स्ट ईयर में जब बच्चा आता है, हम कहते व्हाई डोंट यू ज्वाइन दैट क्लब। हम्म ठीक। सम रिसर्च ओरिएंटेड फैकल्टी मेंबर्स आर मेंटर्स ओवर देयर। हम्म अब वो उन बच्चों के अंदर धीमे 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 डालना शुरू करते हैं। अब आप इमेजिन कीजिए, आप फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं, हम्म 12th करके आए हैं, अचानक एकदम रॉ। अचानक क्या है, एक पेपर पब्लिश होता है हम्म जिसमें आपका नाम भी लिखा है रिसर्च में। ओके। आपका जीवन बदल जाएगा, आपका ओरिएंटेशन बदल जाएगा, आपके पास एक बड़ा पर्पस खड़ा हो जाएगा। ये बात मैं स्कूलों के लिए भी कहता हूँ, आपके ऑडियंस में मैं समझता हूँ स्कूल प्रिंसिपल्स भी होंगे बहुत बिल्कुल सारे। बिल्कुल। तो मैं हमेशा जहाँ भी स्कूलों में जाता हूँ, एक हमारा इनिशिएटिव है स्टेप, स्टूडेंट ट्रांजिशन एंड एम्पावरमेंट प्रोग्राम। ये इनिशिएटिव स्कूलों के लिए ही है। ओके। जिसमें हम टायर 2 टायर 3 सो कॉल्ड, जो टायर 2 टायर 3 सिटीज़ हैं उनके स्कूलों में जाते हैं, छोटे छोटे गांव गांव के स्कूलों में जाते हैं, और वहाँ जाके हम बात करते हैं बच्चों से। स्टूडेंट ट्रांजिशन एंड एम्पावरमेंट प्रोग्राम स्टेप। ठीक। तो वहाँ जहाँ मुझे मौका मिलता है कभी, तो मैं
स्कूलों में भी बात करता हूँ, मैं टीचर्स को कहता हूँ, देखिए आप लोग ठीक है, आपके लिए पीएचडी मैंडेटरी नहीं हो है, लेकिन आपको अ, यदि आप पीएचडी करते हैं, यदि आप रिसर्च का एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर लीजिए, इनोवेशन उससे नहीं आएगा कोई एक लैब बना दी हमने एप्पल की, या कुछ हमने यहाँ रोबोटिक के नाम पे कुछ कर लिया, या हमने ये कर लिया, उससे नहीं होगा। आप बच्चे के अंदर क्यूरियोसिटी डालिए। तो मुझे अच्छा लगता है जब भी अभी सीबीएसई के कुछ लोगों से मेरी बात हो रही थी, उनके डायरेक्टर्स से, तो उन्होंने मुझे बताया कि अब कोर्स करिकुलम में इस तरह की चीज़ों को ऐड ऑन कर रहे हैं। ठीक, तो ये जो सारी चीज़ें ना, इन्हें धीमे धीमे हमें इनबिल्ट करना होगा, क्योंकि हो ये रहा है हाफ कुक्ड यूनिवर्सिटी आया। अब हाफ कुक्ड को आप रीशेप तो नहीं कर सकते ना, नहीं कर सकते। आप उसे पॉलिश कर सकते हैं, आप उसे पेंट कर सकते हैं, आप उसे थोड़ा बहुत कुछ और बना सकते हैं, और यदि वो नीचे से ही एक शेप लेकर आएगा, यहाँ आके एक चैलेंज आता है, जिस चैलेंज पे हमें काम करना है सबको मिलकर। ग्रेट सर, ग्रेट। काफी कुछ सीखने को मिल रहा है आपसे। नहीं, वो तो ये है कि मुझे 36 साल हो गए हैं, बड़ी यात्रा है। इस बड़ी यात्रा में बहुत कुछ हम भी सीखते रहते हैं, और बस ये है कि जो सीखते हैं उसे ले जाके वहाँ ले जाने की कोशिश करते हैं। जैसे एक मैं एडवोकेसी कर रहा हूँ लगातार, थोड़ा बहुत सरकार ने उसे सुना भी है। हमारे यहाँ पे एक सबसे बड़ा क्या चैलेंज है कि ये हमारा इंडस्ट्री से कनेक्ट नहीं है। हम कितनी बातें करें, प्लेसमेंट प्लेसमेंट कह तो रहे हैं, लेकिन जब स्टूडेंट आज भी यूनिवर्सिटी से बाहर निकलता है तो निकलने के बाद वो एम्प्लॉयबल, मतलब क्या वो जॉब रेडी है ही नहीं। वो इसलिए नहीं है ना कि हम लोगों की जो शादी हुई है आपस में, हमारा जो रिलेशनशिप है ना इंडस्ट्री और एकेडमिया का, वो इनऑर्गेनिक है, ऑर्गेनिक नहीं है। सगाई कहता हूँ मैं इसे हमेशा, जबरदस्ती हो गई, मजबूरी है। जब बच्चा आया, अलाइनमेंट कहीं नहीं है, कोई अलाइनमेंट नहीं है। और इसी चक्कर में जैसे बड़ी कंपनियां तो क्या करती है कि पहले ही अपना 6 महीने के ट्रेनिंग प्रोग्राम में डालती है, जहाँ एक बेसिक सैलरी देती है। हाँ, तो अब उससे नुकसान किसका हो रहा है? नेस्कॉम की रिपोर्ट में हम ये तो बताते हैं कि इतने % बच्चा एम्प्लॉयबल नहीं था, हम ये नहीं बताते नेस्कॉम की कितने हजार रिपोर्ट करोड़ में खर्च हुए कि उनकी ट्रेनिंग पे। 4,560 करोड़ रुपए आईटी इंडस्ट्री के खर्च हो गए फ्रेश रिक्रूट को इंटर्नशिप के नाम पे, ट्रेनिंग के नाम पे उसे एम्प्लॉयबल बनाने में। अब वो कैसे बचेंगे? उसके लिए हमारे यहाँ एक प्रोग्राम है, यंग इंजीनियर्स एंगेजमेंट इनिशिएटिव, जिसमें हम ये कहते हैं कि जो 8वां सेमेस्टर है बच्चे का, बीटेक का स्पेशली मैं बात कर रहा हूँ, वो हम उसे कैंपस से निकाल देते हैं। हमारे हॉस्टल खाली हो जाते हैं, फाइनेंशियल लॉस होता है, लेकिन हम कहते हैं तुम जाओ यहाँ से। कहाँ जाओगे? इंटर्नशिप पे। आप इंडस्ट्री में जाइए। इंडस्ट्री को कहते हैं भैया पैसे वैसे मत देना इसे, क्योंकि ही विल अर्न क्रेडिट बैक इन द यूनिवर्सिटी फॉर दिस इंटर्नशिप। तो दो बार इसे एक चीज़ से, एक मेहनत से 2 बार पैसे नहीं मिलने चाहिए। हाउएवर एवरीबडी गिव्स, ठीक। और उसे कहते हैं बेटे यदि आप वहाँ जाएंगे, नंबर 1 आपको सीखने का मौका मिलेगा, नंबर 2 by the time from other universities somebody will pass out, you will have 6 months experience. 3 you will understand the industry, you will understand the market. 4 if you will do good, तो यही कंपनी आपका हाथ पकड़ के पूछेगी बेटे जा कहाँ रहा है, पैसे बता। हमें तो आपके साथ काम करना है। हाँ, पैसे बता। ठीक, तो उसका क्या होता है कि बहुत बड़ा नंबर हमारा, वो उसे प्लेसमेंट नहीं चाहिए हमारे से, क्योंकि वो ऑलरेडी प्लेस हो गाइडेंस चुका, चाहिए उसे कि सिर्फ सपोर्ट चाहिए, सही, है मतलब ना। और ये रास्ता। हम कर रहे हैं 2010 से, जब एआईसीटी भी इंटर्नशिप की बात नहीं करती थी, जब इंटर्नशाला भी नहीं आया था, जब बहुत सारी और चीजें नहीं आई जो थी, आज के टाइम में जैसे इतने सारे स्टार्टअप्स आ गए है हैं ना। कि हाँ, तो उन सब चीजों से हटके जो चीजें हो सकती हैं वो है। दूसरा एक क्या हुआ, जैसे मैं यूनिवर्सिटी से भी अलग बात करूं थोड़ी सी, क्योंकि इंडस्ट्री के काफ़ी क्लोजली मैं काम करता हूँ। एसोचेम जो चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, एक बड़ा देश का ओल्डेस्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, उसकी नेशनल एजुकेशन काउंसिल का मैं चेयरमैन हूँ पिछले 3 सालों से। तो इंडस्ट्री के साथ बहुत क्लोजली कनेक्ट रहता है। एक कहाँ चैलेंज आया है कि हम लोग मीडियोकर माइंडसेट पे फंस गए। हमने कहा मिनिमम ये होना चाहिए तुम्हारे पास, एक्सीलेंस की क्राइटेरिया। बात ही नहीं की हमने।
तो आजकल मैं जो बात कर रहा हूँ, मैं एडवोकेसी भी कर रहा हूँ, हर प्लेटफॉर्म पे बोलता भी हूँ इस विषय को, वो ये है कि यदि ऐसा हो सके कि जैसे पावर ग्रिड होती है, हम नॉलेज ग्रिड बना लें। ठीक, मान लिया सहारनपुर में आज बहुत सारे इंजीनियरिंग कॉलेज भी खुल गए, क्योंकि हमने तो जा जा के लोगों को मोटिवेट किया, पहले स्कूल बनाने के लिए मोटिवेट किया, फिर मैंने जो भी आता था लोग कहते थे ही विल बी योर कॉम्पिटिटर सर। नो नो नो, नॉट कॉम्पिटिटर, ही विल कॉम्प्लीमेंट मी। मैं नहीं चाहता हूँ कि मैं अकेला रहूँ, मेरी कोई मोनोपोली बने, अदरवाइज मेरे अंदर एरोगेंस आ जाएगी, मेरी क्वालिटी डाइल्यूट हो जाएगी। ठीक, और मेरे क्षेत्र का विकास नहीं होना। तो यदि विकास करने खूब सारे लाने पड़ेंगे। अब क्या हुआ, मान लिया 10 इंजीनियरिंग कॉलेज खुले, एआईसीटी ने कहा भाई मिनिमम ये होना चाहिए, तो 10 के 10 ने वो मिनिमम बना लिया अपने यहाँ। अभी हम जो कह रहे हैं, हम ये कह रहे हैं भैया यदि 10 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, एआईसीटी को भी कह रहा हूँ, गवर्नमेंट को भी कहता हूँ, मिलता हूँ तब भी कहता हूँ कि हर एक कॉलेज से हम ये कहें भाई देखो ऐसा करो, तुम कंप्यूटर पे सारे स्पेंड कर दो, यू क्रिएट वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर इन कंप्यूटर्स। तुम्हें 5 करोड़ रुपए स्पेंड करने हैं ना, तुम ऐसा मत करो 50 लाख इस पे, 50 इस पे, 50 इस पे, 50 इस पे। दूसरे से कहिए जो विसिनिटी में है, तुम ऐसा करो इलेक्ट्रॉनिक्स की शानदार वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर बनाओ। तीसरे से कहिए आप इसकी बना लीजिए, चौथे से कहिए इसकी बना लीजिए, नंबर ऐसे करके एक पूरा पावर इंजन बन पावर जाएगा। इंजन बन गया। ठीक, तो हर बच्चे को वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी मिलनी शुरू हो गई। दूसरे, यदि मेरे मेरठ कैंपस के पास आईआईटी दिल्ली है, मैं ये नहीं मान सकता कि आईआईटी दिल्ली अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को 24/7 यूज करता हो। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट कहती है कि ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ एकेडमिक इंफ्रास्ट्रक्चर इज अराउंड 36%। तो इसका हर यूनिवर्सिटी में 3 यूनिवर्सिटी छिपी हुई है। एग्री। तो हम उन्हें क्यों नहीं यूज कर रहे? यदि मान ली मुझे सुविधाएं चाहिए और आप अपना डाल दें कि भाई ओके सैटरडे संडे वी आर अवेलेबल, आवर लैब्स आर अवेलेबल फ्रॉम दिस टाइम टू दिस टाइम, people will go and use it. Who stops? Our system is stopping. We are advocating on that. ये मैं स्कूलों में कहता रहता हूँ, वे जो बड़े स्कूल हैं, छोटे स्कूल हैं, तो अभी एक नया इनिशिएटिव हम लेकर आए हैं, तो अभी उसे बहुत तेजी से एक्टिवेट कर रहे हैं, जिसे हम SEIZ कह रहे हैं। SEZ तो हम सब जानते हैं, बिजनेस के लिए बनता ही है। तो SEIZ वो है स्किल एंटरप्रेन्योरशिप इनोवेशन जोन, ओके, SEIZ। और इसे हम अपनी यूनिवर्सिटी में बना रहे हैं, गंगों से शुरुआत करेंगे। क्या है वो ये है कि जब मेरा इंफ्रास्ट्रक्चर खाली है, तो मैं आसपास के गांव के स्कूलों के बच्चों को कह रहा हूँ, मैं अपने कस्बे के बच्चों को कह रहा हूँ, मैं देखो बेटे ये अवेलेबल है, तुम्हारे पास कोई भी आइडिया आ जाओ। तो अभी हमने कहा है कि हर स्कूल से 10 बच्चे आइडेंटिफाई करें स्कूल, और उन्हें हमारे यहाँ भेजना शुरू करें। हमारे टीचर्स, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर वो यूज़ करें, आइडियाज़ पे काम करें, जो भी उन्हें करना है, एंड दैट विल बी फ्री ऑफ कॉस्ट। ओके, इट विल ट्रांसफॉर्म ए लॉट ऑफ थिंग्स, लॉट ऑफ न्यू थिंग्स विल कम अप। ग्रेट सर। मतलब काफ़ी आप पूरा फोकस ये है कि जनरली एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस लोग क्या सोचते हैं कि एक ये बन गया, अभी है, अभी है, अभी है, अभी आप गंगो छोड़ ही नहीं रहे हैं, अभी तो आप पूरा उसको। देखिए, आप अपनी जड़ें यदि छोड़ देते हैं ना, आप कितना ही फैल जाए और जड़ों में दीमक लग जाए आपके, तो क्या होगा आपका? ठीक बात है सर। ये वैसे गंगो वाले कैंपस में जो ये जैसे जैसे पेटेंट्स जो आप बता रहे हैं जी, तो ये फैकल्टीज का इन्वॉल्वमेंट होगा? हाँ, इसमें एक्चुअली क्या है, दोनों यूनिवर्सिटी मिलके काम करती हैं, गंगो और मेरठ। तो जैसे हम मेजरली गंगो की बात कर रहे हैं, ज़्यादातर पेटेंट्स हमारे मेरठ कैंपस से हैं। ओके, रीज़न क्या है, अगर हमें कुछ जैसे मैं बात भी कर रहा था, इंटरव्यू सीरीज निकालनी है जिसमें वो पूरा पेटेंट एक्सप्लेन करें क्या था, और अगर उसमें बच्चे भी साथ में हैं हाँ, तो वो कहाँ पे मिलेंगे सबसे ज्यादा? मेरठ में ज़्यादा मिलेंगे। रीज़न क्या है, दोनों यूनिवर्सिटीज़ जब बनाई गई, दोनों को अलग अलग पर्पज से बनाया गया। ठीक,
एक यूनिवर्सिटी को मैं वर्टिकल यूनिवर्सिटी कहता हूँ, जो मेरठ है। वर्टिकल क्या है कि वो टेक्नोलॉजी बेस्ड है, निश एरियाज में हम लोग वहाँ ज़्यादा काम कर रहे हैं, बहुत छोटा सा कैंपस है, डिम यूनिवर्सिटी है, तो स्पेसिफिक एरियाज में हम लोग काम कर रहे हैं। गंगो वाली मेरी जो है वो हॉरिजॉन्टल यूनिवर्सिटी है, जिसे मैं पीपल्स यूनिवर्सिटी कहता हूँ। वो आम लोगों के लिए बनाई गई यूनिवर्सिटी है, उन सब के लिए, एटलीस्ट अपना करियर ट्रांसफॉर्म करें, जहाँ अपनी से लाइफ वो अपना ट्रांसफॉर्म लाइफ ट्रांसफॉर्म करें। तो वहाँ हम आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज चलाते हैं, वहाँ 200 बेड का हॉस्पिटल है हमारा जो फ्री चलता है। वहाँ पे एग्रीकल्चर पे फोकस है, वहाँ फार्मेसी पे फोकस है, वहाँ और बहुत सारे एरियाज पे फोकस है, लेकिन ज़्यादातर फोकस हमारा फर्स्ट एम्पावरमेंट पे है। क्योंकि आज भी वो चैलेंजेस हैं, 25 साल हो गए हैं हमें उस यात्रा में, लेकिन 25 साल बाद भी मैं देखता हूँ, जिस नए छोटे गांव में चले जाओ वहीं मुझे चैलेंज नजर आता है, और हर चैलेंज एक अपॉर्चुनिटी मुझे देता है नया सोचने की। अरे ये तो छूट ही गया, इसे कैसे पूरा किया जाए। और देखिए अच्छा लगता है जब आपके कन्वोकेशन में हाथ खड़े होते हैं ना, जब आप पूछते हैं हाउ मेनी ऑफ यू आर फर्स्ट जनरेशन ग्रेजुएट्स, अपने परिवार में पहला ग्रेजुएट कौन है, कितने परसेंट लोग होते होंगे सर? बहुत बड़ा नंबर है, आज भी बहुत बड़ा नंबर है। ठीक, अब आप सोचिए जिसके पिताजी ने कभी स्कूल ना जाके देखा हो, और वो इसलिए पढ़ा पा रहे हैं कि अफोर्डेबल फीस है, क्योंकि मुझे लगता है जो आपकी कॉस्ट है, इंफ्रास्ट्रक्चर यदि आप बहुत बड़ा अननेसेसरी का नहीं बना रहे हैं, तो यू कैन सर्व द सोसाइटी विद अ वेरी ऑप्टिमम कॉस्ट आल्सो। ठीक, तो अफोर्ड कर सकते हैं, दुनिया भर की स्कॉलरशिप्स हम लोग देने की कोशिश करते हैं। आइडिया ये है कि हर बच्चा पढ़ ले। ठीक, आज अच्छा लगता है जब मैं अपने कैंपसेस में जाता हूँ, तो आई शुड नॉट बूस्ट फॉर दैट, बट एज ए पार्ट इट शुड गो टू द पब्लिक एट लार्ज। अच्छा लगता है जब मेरे को माली मेरे से मिलता है, मैं पूछता हूँ कहाँ है बेटा, कहते सर वो बेंगलोर में है। क्या कर रहा है? सर इन्फोसिस में है। कैसे गया? क्योंकि वो उसी कैंपस में उसकी पढ़ाई कराई गई, उसकी हैंड होल्डिंग की गई। ठीक, कहाँ है बेटा? सर लंदन में है। ठीक है, क्या करते हैं पिताजी? वो या तो माली हैं या इलेक्ट्रीशियन है या कुछ और हैं। तो ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, इस ट्रांसफॉर्मेशन से मुझे पता है कि वो एक पीढ़ी बदल गई, पूरी सब लाइफ कुछ बदल बदल गई, गया। वो जो करते थे वो सब हाँ, छूट गया और अब हम उन्हें हाथ नया जोड़ ही। के कहते हैं मैं छोड़ दे, अब तो हो गए 25 साल तुझे हमारे साथ। ठीक, अब तो बेटा इतना कमा रहा है। ठीक, नहीं हम नहीं छोड़ेंगे सर, हमें अच्छा लगता है, ऐसा लगता है ये मेरा घर है। ठीक, तो ये जो इस तरह के ट्रांसफॉर्मेशन होते हैं, इन ट्रांसफॉर्मेशन में दो ही चीज़ों का ध्यान रखने की ज़रूरत है कि ये एजुकेशन वो प्रोफेशन नहीं है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ इसी बात को, एजुकेशन कोई कमर्शियल एक्टिविटी नहीं है। आप यदि एजुकेशन में आना चाहते हैं तो पहले अपना पर्पस डिफाइन कीजिए। आप इसलिए मत आइए कि आपके पास बहुत सारे पैसे हैं और आपको CSR की जगह आपने यूनिवर्सिटी बना दी 5 स्टार। ठीक, और उस 5 स्टार यूनिवर्सिटी से आप कुछ बड़ा कर पाएंगे, मुझे लगता है उससे नहीं होगा। हमें आज छोटी छोटी जगहों पे जाना पड़ेगा, गांव गांव में जाना होगा। ठीक, वहाँ वो सारी चीज़ें ले जानी होगी जिनके बारे में आप और मैं शायद जानते ही नहीं है। जब हम दिल्ली में बैठ के बातें करते हैं वो बिल्कुल अलग दुनिया है। आप चलिए मेरे साथ अभी 50 किलोमीटर दूर, आप कहेंगे है ऐसा भी, और उसके 50 किलोमीटर दूर जब जाएंगे तो दुनिया फिर बदल जाएगी, सुविधाएं बदल जाएंगी। आज के टाइम में भी ऐसा है, और आप इमेजिन कीजिए जब हम लोगों ने शुरुआत की होगी तब तो क्या सिचुएशन रही होगी। सच में बहुत मुश्किल था। मुझे आज भी ध्यान है जब बीटेक हमारे यहाँ शुरू हुआ तो शायद हमने 19,000 फीस रखी थी 1 साल की, और उसे भी कहते थे जितने होंगे दे जाना। तो लोग कहते थे आपने इसे जो है ना बंद करने के लिए कॉलेज बना रहे हो, पहले साल में ही बंद हो जाओगे। फैकल्टीज लाते थे हम रुड़की यूनिवर्सिटी से और सब अच्छी अच्छी जगहों से बुलाते थे लोगों को पढ़ाने के लिए। ठीक, क्योंकि आइडिया ये नहीं था कि भाई यहाँ से क्या कमा लिया जाए, आइडिया ये था यहाँ क्या वापस दे दिया जाए। ग्रेट सर, ग्रेट। अभी जैसे पंकज IKS पे देश में बात हो रही है, आप भी सुन रहे होंगे।
इंडियन नॉलेज सिस्टम, स्वदेशी के नाम पे हम बात कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कर रहे हैं। पिछले 3-4-5 दिनों में मुझे मौका मिला, शांति कुंज जाने का मौका मिला। वहाँ पे पांड्या जी ने मुझे इनवाइट किया तो मैं वहाँ गया, गायत्री परिवार, ठीक। उसके बाद मुझे अक्षरधाम में एक अक्षरधाम जो मंदिर है, इनका एक ग्लोबल रिसर्च सेंटर है, उसके जो हेड है उनके साथ मुझे टाइम बिताने का मौका मिला। और लोगों से मेरी बातचीत होती रहती है, वाइस चांसलर्स, ये वो बहुत लोगों से मेरी पिछले 1 हफ्ते में बातचीत हुई। IKS, we are talking about. Honorable Prime Minister also speak about it. सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? चैलेंज ये है, हमने उसको साइंटिफिक वैलिडेट नहीं किया। हमने कहा ये चीज हमारे यहाँ ऐसे होती थी, ठीक, पहले ऐसे होती थी, लेकिन क्यों होती थी? क्या वो आज भी साइंटिफिकली मैं उसे वैलिडेट कर सकता हूँ? यदि मैं उसे वैलिडेट नहीं कर रहा हूँ, मैं कहता रहा हूँ कि पहला हवाई जहाज हमने बनाया था, पुष्पक विमान। अभी IIT के कुछ डायरेक्टर मेरे साथ थे एंड दे वर वेरी अनहैप्पी व्हेन आई टोल्ड दिस थिंग टू देम, ठीक। मैंने कहा भाई हम बात कर रहे हैं पुष्पक विमान बनाया था, हम तो इतनी सारी IIT हैं, मिलके एक बना देते हैं उसी टेक्नोलॉजी पे। जब सारा लिखा हुआ है हमारे पास और ये फैक्ट है, लिखा हुआ है, लेट अस डू दिस एक्सपेरिमेंट। सारा कंपोनेंट इकट्ठा करते हैं और एक भी यदि हमने बना दिया, सारा विश्व मान लेगा राइट ब्रदर्स ने नहीं बनाया, भारत ने बनाया, भारत ने बनाया था, ठीक। हम उस पे तो काम नहीं करेंगे और बातें करते रहेंगे, तो उससे क्या होगा? People will never take us seriously. And when we started this thing, when we realized this thing, we made a special effort in our universities on that also. Okay. Like Rudraksh, everybody knows. हाँ, मैं उस पे आ रहा था सर। रुद्राक्ष पे आपने कुछ स्पिरिचुअल एक्सपेरिमेंट किया है? स्पिरिचुअल नहीं, वो साइंटिफिक है। हाँ, साइंटिफिक। क्योंकि मेरा मानना क्या है कि जो भी हमारे यहाँ लिखा गया या जो भी बातें की गई, यदि हम उन्हें साइंटिफिकली प्रूव कर देंगे तो विश्व उसे मानेगा। एग्रीड, ठीक। नहीं तो वो कहते रहेगा अरे अरे बातें हैं। तो एक शिव पुराण है, शिव पुराण में ये लिखा हुआ है कि शिव तपस्या में थे। तपस्या करने के बाद बहुत लंबे समय बाद जब उन्होंने आंखें खोली तो उनकी आंखों से अश्रु गिरे और उन अश्रु से रुद्राक्ष बना, रुद्र अक्ष, रुद्र शिव और उनका आंखों से निकला वो अक्ष, रुद्राक्ष। हम लोग बैठे हुए थे, बातचीत कर रहे थे इसी तरह से। मेरे साथ वाइस चांसलर थे, एक महामंडलेश्वर जी थे, तो यहाँ मेरे ऑफिस में हम लोग बैठे थे। तो मैंने कहा देखिए यदि सिक्रेशन ऑफ द बॉडी ऑफ शिवा है तो इसमें DNA होगा शिवा का। बहुत लेमन वाली बात है, पागलपन वाली बात है। व्हाई डोंट वी स्टार्ट डूइंग समथिंग ऑन दैट? वी मेड ए रिसर्च ग्रुप, जिसमें हमारे यहाँ से बायोमेडिकल के लोग, आयुर्वेदा के लोग, बायोटेक्नोलॉजी के लोग, कंप्यूटेशनल साइंस के लोग, बायो इन्फॉर्मेटिक्स के लोग, मैकेनिकल के लोग, हमने सबका एक ग्रुप बनाया अपने यहाँ से रिसर्चर्स का। उनसे कहा चलो अब रुद्राक्ष पहले पढ़ते हैं, फिर इसके एक एक पॉइंट पे बात करेंगे। रुद्राक्ष पे काम शुरू हुआ। कहा रुद्राक्ष में है कि यदि आप उसे धारण करते हैं, मैंने भी पहना हुआ है, ठीक, तो उससे ये फायदे होते हैं। तो इसका मतलब उसमें ये डिवाइस हुई, ऐसा है ना जैसे आपने एप्पल की वॉच पहन रखी है यदि, तो आपकी वो सारी तो हार्ट उसमें रेट और आपकी वो सारी डिवाइस है। तो इसका मतलब रुद्राक्ष में भी वो सब फीचर हैं कि वो एक डिवाइस है जो आपके किसी न किसी ऑरा को कंट्रोल करता है, तभी तो फायदा होगा। और यदि वो डिवाइस है तो इट कैन बी साइंटिफिकली वैलिडेटेड, एंड वी वैलिडेटेड मैनी थिंग्स अराउंड। मैं चाहूंगा आप गूगल करें शोभित यूनिवर्सिटी रुद्राक्ष रिसर्च, मैं डेफिनेटली उसको पढ़ूंगा। खूब सारे साइंटिफिक पेपर मिलेंगे। आज हमारे साथ बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन काम कर रहे हैं। ठीक। जब हमने प्रधानमंत्री जी को ये बात बताई पर्सनली, तो प्रधानमंत्री जी ने कहा वैलिडेशन, कल्टीवेशन एंड यूटिलाइजेशन, ये 3 चीजें होनी जरूरी हैं। तो वैलिडेट हम साइंटिफिकली कर रहे हैं। कल्टीवेट यदि आप मेरठ कैंपस में जाएंगे वहाँ आपको करीब 80 पेड़ रुद्राक्ष के मिलेंगे जिन पे फल भी आता है। ओके, ठीक है। और यूटिलाइजेशन क्या है? जिस चीज का यूटिलाइजेशन नहीं होता है
वो खत्म हो जाती है। एंडेंजर्ड स्पीसीज में कैसे जाती है कोई चीज़, या तो ओवर यूटिलाइज हो जाए या यूटिलाइज ना हो। ठीक, तो उसके लिए सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं हमारे यूनिवर्सिटी में, आसपास के गांव की महिलाएं हैं, उनसे हम रुद्राक्ष की ज्वेलरी बनवाते हैं, रुद्राक्ष की और चीज़ें बनाते हैं, रुद्राक्ष के प्रोडक्ट बनवाते हैं। ठीक, जिससे उन्हें भी मदद मिलती है। तो ये जो साइंटिफिक है, अभी जैसे हम विश ट्री पे काम कर रहे हैं, कल्पतरु, है ना, आपने सुना होगा, मंथन हुआ समुद्र मंथन में एक कल्प वृक्ष निकला था। बिल्कुल। और कहते हैं कल्प वृक्ष के नीचे बैठ जाओ, कुछ भी मांगो सब मिल जाता है। ठीक, तो हमारे यहाँ 2 कल्प वृक्ष हैं। ठीक, बहुत दूर से लंबी कहानी, उन्हें मंगाया गया। तो ये हुआ कि इसके नीचे बैठ जाओ और सब मिल जाता है। इसका ना कुछ रेज होंगी, या तो कुछ तो होगा। तो nowadays we are working on that also. ओके। आप रुद्राक्ष पे जाएंगे, हमारे टिश्यू कल्चर लैब में भी रुद्राक्ष बन रहा है, हमारे एग्रीकल्चर लैब में भी कुछ हो रहा होगा। मल्टीपल थिंग्स आर हैपनिंग, एंड दिस इज द ब्यूटी ऑफ बीइंग ए यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी बनने का मतलब ये रिसर्च नहीं है ऑर्गेनाइजेशन कि आप कोई हजारों बच्चे ले लो, आप यूनिवर्सिटी बन गए। इट मीन्स यू आर क्रिएटिंग समथिंग न्यू। दैट इज व्हाट इज इम्पोर्टेंट। एंड एट शोबित, at least I have a satisfaction that we are able to contribute our bit. ग्रेट सर, ग्रेट। एंड सर, एक स्टूडेंट की बात हुई थी, रुचित गर्ग। व्हाट इज हिज स्टोरी? Ruchit, okay. What is Ruchit? Actually, he's from our very first batch of MCA. Take, came from Lucknow, from a very humble background. Wonderful boy. Everybody is wonderful indeed. But he had a purpose. He wanted to do something in his life. क्योंकि जब लाइफ में कम होता है तो हम ज़्यादा पाना चाहते हैं और मेहनत भी बहुत करते हैं उसके लिए। एंड ही वाज इन माइक्रोसॉफ्ट इन US for a long time. His contributions in some of the key product of Microsoft are there. यदि उनके हम उसमें जाके देखेंगे तो रुचित का नाम उसमें मिल जाएगा कई की प्रोडक्ट में, जिन्होंने माइक्रोसॉफ्ट को शायद माइक्रोसॉफ्ट बनाया। ठीक, वन फाइन डे ही डिसाइडेड टू कम बैक, क्योंकि कुछ हो सकता है इधर से इंस्पायरेशन उधर से इंस्पायरेशन। ठीक, एंड ही डिसाइडेड दैट नाउ आई शुड वर्क विद फार्मर्स। तो वन फाइन डे ही sold his company. He was one of the success story in Silicon Valley. यदि आप कोई कंपनी बनाते हैं और वो कोई टेक ओवर कर ले तो इट्स अ सक्सेस स्टोरी। तो he was one of them. Sold everything, came back to India without knowing much what has to be done. आज वो किसानों का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन चलाता है। ओके। जो एक बहुत बड़ा नेटवर्क है उसका, बहुत अच्छी वर्थ है। ठीक, और ही इज डूइंग वंडर्स, ही इज डूइंग वंडर्स। उसे भी यदि आप गूगल करेंगे बहुत सारी चीजें, रुचित शोभित आप डालिए, यू विल फाइंड लॉट ऑफ थिंग्स ही इज डूइंग। एंड व्हाई? तो मैनी टाइम्स आई पर्सनली फील कि आप जिस एनवायरनमेंट में ग्रो करते हैं या जिन लोगों के बीच में रहते हैं, वैसी आपकी सोच बनती है, इंस्पिरेशन बनती है। ठीक, मुझे एक बच्चा और याद आ रहा है। तो ही वॉज ए हैकर। एक जमाना होता था हमें पता ही नहीं था किसी को हैकर क्या होते हैं। ठीक, तो वन फाइन डे आई रिमेम्बर दिस थिंग फ्रॉम मेरठ कैंपस। आई गॉट ए न्यूज दैट समबडी हैज हैक्ड द यूनिवर्सिटी की जो लैब्स थी उस जमाने में, उन्हें सबको उसने हैक कर लिया। एंड डायरेक्टर हैज डिसाइडेड टू रेस्टिकेट हिम। उसको तो बुला के, ठीक, तो अब ये हुआ भाई इसे निकालो यहाँ से, ये तो बड़ी मुसीबत है। हमारे पास बात है, हमने डायरेक्टर से कहा भाई इसे तो बुलाओ, बैठाओ, इससे तो बात की जाए कि हमें इसको तो कैसे ये रोबस्ट देखना बनाया है जाए। कि हम वेयर वी फेल्ड। द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज वेयर वी फेल्ड। दैट बॉय वाज सपोर्टेड, दैट बॉय वाज गिवन व्हाटएवर इज रिक्वायर्ड, ही बिकम वन ऑफ द बेस्ट हैकर इन द कंट्री। तो है क्या, मैं हमेशा ही मानता हूँ कि हमारा उद्देश्य डिग्री विग्री तो है, ठीक है, डिग्री को मैं बच्चों को कहता हूँ बुरा लगता है, मेरी अपनी टीम को भी बुरा लगता है, मैं कहता हूँ बेटे ये प्लेटफॉर्म टिकट है। डिग्री विल नेवर डिसाइड वेयर यू विल रीच।
इट इज़ योर कैपेबिलिटी कि उस प्लेटफॉर्म से आप वंदे भारत में चढ़ोगे या पैसेंजर में या मालगाड़ी में धक्का दे के चढ़ा दिए जाओगे. It is just a platform ticket which allows you to stand on a certain platform with all other those who have the same ticket. So it is from day one, we will not teach you, we will give you an environment to learn. And let us do this process together. जो holistic learning की new education policy में बात हो रही है, ये सब बातें हो रही हैं, ये तो हमारे यहाँ हमेशा से इनबिल्ट थी. सर अब जैसे आप इतने साल से ये जर्नी स्टार्ट की, तो अब आपको क्या लगता है कि आप एक सिचुएशन पे आ गए? व्हाट ड्राइव्स यू टू कंटिन्यू डिस्पाइट देयर आर सो मेनी चैलेंजेस? मतलब क्या लगता है कि किस कारण यहाँ अब लगता है कि अब हो गया सब? क्या अभी क्या एक्चुअली चलता मुझे है? लगता है कि जिस दिन ये लगेगा ना कि हो गया, तो इसका मतलब मैं नया स्टार्टअप शुरू कर दूंगा. ठीक है, लेकिन ये जो हो गया है ये तब है जब आप ये डिसाइड करके बैठे हो कि मुझे इतना पाना है, और यदि आपकी इच्छा ये है इतना देना है, तो जब तक आपके पास आता रहेगा आप देते रहेंगे. ठीक, तो ये जो हो गया वाली यात्रा है तो मुझे नहीं लगता अभी होगी. Then what this मतलब Actually, you know, what drives you? yeah, every day new things are coming. Now the challenge is there. I was yesterday talking to some people around. I was telling this Gen Z what we are talking about. I was talking about Nepal. Today France problem is there. So when we were talking, I was telling one thing, that this generation needs handholding. They need a larger purpose in life. And that larger purpose, who will give? They have energy, we have experience. In between, education will come. We all have to ensure this thing. We have to tell them कि इस degree से कुछ नहीं है. You have to have a certain skill set. You have to first become a good human being. कोई भी क्रांति आंदोलन या बड़ापन या बदलाव डिस्ट्रक्शन से नहीं आता, डिस्ट्रप्शन से आता है. There is a difference in between two. Disruption. हाँ, तो डिस्ट्रक्शन और डिस्ट्रप्शन, ये जो फर्क है ये मुझे मोटिवेट करता है टू कीप गोइंग. हाँ, और जब भी डिस्ट्रप्शन होगा तो न्यू क्रिएशन होंगे. तो ये ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे यहाँ जो थे ना, तो ब्रह्मा का काम था क्रिएशन, विष्णु का काम था मैनेजमेंट, इंटीग्रेशन, और इनका काम था डिस्ट्रप्शन. डिस्ट्रक्शन नहीं था. तांडव को हमने कह दिया वो डिस्ट्रक्शन था, वो नहीं था. जब भी उन्होंने तांडव किया नई सृष्टि का निर्माण हुआ. वो डिसरप्शन था कि उन्होंने कहा भाई ये प्राचीन हो गया, अब इसमें कुछ नया इनोवेट करना है, अब हम नया क्रिएट करेंगे. तो वो साइकिल ऐसे चलता है. यही जो मुझे मोटिवेट भी कर रहा है, ये जो हेड, हार्ट और हैंड है, इनका इंटीग्रेशन मुझे रोज मोटिवेट करता है. हमारे पूरा एजुकेशन सिस्टम का जो फोकस रहा है, स्पेशली 5 साल पहले तक तो हम बात ही नहीं कर रहे थे. 2000 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई तो कुछ बातें करनी शुरू की हम लोगों ने. हम यहाँ की बात कर रहे थे, बौद्धिक विकास. ठीक, कि हम बच्चे सिर्फ बौद्धिक विकास कर दें, इसे नौकरी मिल जाए, किसी तरह से इसके दिमाग में सब चीजें डाल दी जाए. ठीक, हम उसका जो है यहाँ से जो विकास था, मानविक विकास जो था, हेड पे थे, हार्ट पे नहीं थे, उस पर बात ही नहीं कर रहे थे, विच इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट. और इन दो विकास के साथ हम कौशल विकास की भी बात नहीं कर रहे थे, हैंड की. कौशल विकास सिर्फ योजना बन के रह गई. नहीं, वो अलग विषय है. लेकिन ये जो इंटीग्रेशन आज भी हमें करना है, इस इंटीग्रेशन पे हमें सबको काम करना होगा. हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट क्या है, वो ये है मेरा बौद्धिक विकास भी हो, मेरा मानविक विकास भी हो, मेरा ये कौशल विकास भी हो. वट एवर आई नो, आई मस्ट थिंक विद एम्पैथी, आई मस्ट थिंक विद कंसर्न अबाउट अदर्स, और वट एवर आई एम डूइंग, knowing, I must be in position to apply it. Okay. For the benefit of the people around. तो ये मुझे मोटिवेट करता रहता है. जब भी मैं बच्चों से मिलता हूँ, नए यूथ से मिलता हूँ, एक तो वो सिखाते बात है, बड़ा इंटरेस्टिंग है. आप बाद में चाहेंगे इसे हटाना या जो भी रखना. जब ये ChatGPT आया, तो मुझे पता चला ChatGPT आया,
तो सबसे पहले मैंने $20-22 इसकी वो होती थी, फीस दी आपने उसको, मैंने खट सब्सक्रिप्शन से लिया। दी और मैं उसका इंटर्न बन गया। और करीब 20-25 दिन में उसका इंटर्न रहा, ये समझने के लिए कर क्या सकता है। हम्म ठीक, उस दौरान चर्चा शुरू हुई सब यूनिवर्सिटीज में ग्लोबली, है, shall we allow it, right from US to UK to Australia to India, shall we allow it, but you cannot stop technology. ठीक, by that time I was learning, तो मैं हमेशा कहता हूँ कि मैं वो I was intern for ChatGPT for a while, now ChatGPT is my intern, wherever I need it helps me out, it supports Yes. me, it assists me. Okay, the same thing is with the youth also. Many times we have to become their intern. Many times we have to see that how to channelize their energy. दूसरा जो सबसे बड़ा एक चैलेंज है जिस पे हम लोग बात कम कर रहे हैं, और मुझे लगता है कि शायद वो हमें भी मोटिवेट करता है बार बार, हमने अपने आप को सबने बहुत सेल्फ सेंटर्ड कर लिया है। वो कहते हैं भाई तुझे नौकरी मिल जाए अच्छी बस, और जैसी भी मिली वो कहते बाकी हैं जो जैसा चल रहा है चलने दो, तुझे कोई मतलब नहीं है, किसी को जो हो रहा है होने देना, बस तू नौकरी पा, ठीक, या मुझे ये मिल जाए। ठीक, अब उसका क्या इम्पैक्ट है पूरे सोसाइटी पे, बहुत बड़ा इम्पैक्ट है। मैं हमेशा एक बात कहता हूँ कि जो ये यात्रा है ना हमारी, ये मैं ही से मैं भी की यात्रा है, और ये सिखाने का काम में हर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को रोल प्ले करना है। जैसे रेस है आज इंस्टीट्यूट्स में, नए नए हमारे जो साथी इतने बनते हैं, एडमिशन हो गए, इतने है ना, हाँ आप भी उसे प्रमोट करते हैं, इतने एडमिशन नहीं हुए तुम्हारे तो क्या होगा। ठीक, तो जो सर हमारे भी नंबर्स के टारगेट होते तो, है ना, तो ये जो रेस है, अब मैं हमेशा एक बात कहता हूँ, शुरू से कहता हूँ सभी को, मैंने कहा भैया रेट रेस में जाओगे जीत भी जाओगे, रहोगे तो रेट ही, चूहा बनने के लिए थोड़ी ना पैदा हुए हो। सब एक दूसरे को हम कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। मेरे आज जब हमने शुरुआत की, हम पहले बिजनेस स्कूल थे, ठीक, आज वहाँ बहुत सारे बिजनेस स्कूल हैं। जब हमने शुरुआत की, हम पहले यूनिवर्सिटी थे मेरठ में, ठीक है, उसके बाद चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी और एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी दो गवर्नमेंट की थी, वी वर द फर्स्ट यूनिवर्सिटी, देयर वाज नो अदर यूनिवर्सिटी। ठीक, लेकिन आज और भी यूनिवर्सिटीज हैं, तो ये कोई रेस थोड़ी ना है, हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर रहे हैं। कॉम्प्लीमेंट कैसे करेंगे, जब हम एक दूसरे से सीखेंगे, जानेंगे, और वही मैसेज समाज में देंगे। तो एजुकेशन आज भी एक ऐसा सेक्टर है जिस पे पंकज बहुत काम करने की जरूरत है। ठीक, दूसरे स्कूलों में, क्योंकि स्कूल के कुछ प्रिंसिपल्स भी हो सकते हैं हमें सुने हैं, तो एक चीज जो मैं बार बार कहता हूँ, एग्रीकल्चर पढ़ानी शुरू करो। देश का पहला एग्री इंफॉर्मेटिक्स रिसर्च सेंटर शोभित यूनिवर्सिटी में है, और मुझे बुरा लगता है कि पिछले कई सालों से वो पहला और पहला ही है, मतलब पहले के अलावा अकेला भी है। ये मुझे सबसे बुरा लगता है। पहला होना अच्छी बात है, अकेले हैं हम आज भी, इसका मतलब या तो हम कुछ ऐसा कर रहे हैं और नहीं कर पा रहे हैं, या ऐसा कर रहे हैं और करना नहीं चाहते हैं। लेकिन आज एग्रीकल्चर पे काम नहीं हम लोग कर रहे हैं, ट्रेडिशनल एजुकेशन पे काम नहीं कर रहे हैं, होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम नहीं कर रहे हैं, सुपरफिशियल हो रहा है सारी चीज़ें। जबकि कितना बड़ा इकोसिस्टम है, 1200 इंजीनियर, 1200 यूनिवर्सिटीज, 50,000 प्लस हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, वेरी लार्ज नंबर, वी कैन डू वंडर्स। बट अभी काम नहीं हो रहा है। ग्रॉस एनरोलमेंट रेशियो बढ़ाने की बात कर रहे हैं हम, जैसे हम भी ऑनलाइन एजुकेशन में हैं। ठीक, ऑनलाइन एजुकेशन में एक सर्टेन लिमिटेशन है, सर्टेन तरह का बच्चा उसमें एनरोल होना चाहता है, लेकिन वैल्यू एडिशंस कहाँ से आएंगे, हमें सबको उसी पे काम करने की जरूरत है। एक चीज और ऑनलाइन पे, आपको क्या लगता है आने वाला टाइम कैसे होगा? जैसे क्या यूनिवर्सिटीज एग्जिस्ट करेगी, नहीं करेगी, ये बहुत ऑनलाइन इंटरेस्टिंग चलेगा, क्वेश्चन नहीं है, और चलेगा? ये मैं लगातार सब लोगों से पूछता हूँ। अभी पिछले महीने में यूके में था, तो आई हैड एन अपॉर्चुनिटी टू विजिट ऑक्सफोर्ड एंड सम अदर यूनिवर्सिटीज। So there also, when I look at the huge campuses, so I meet people around and I ask them कि what is the future? मेरा अपना जो मानना है, I may be completely wrong, लेकिन मैं ये मानता हूँ कि आने वाले जो 5-7-10 साल हैं, ये जो कैंपसेस हैं हमारे ब्रिक और मोर्टर वाले, ये ऑब्सोलीट हो जाएंगे।
क्यों ऑब्सोलीट हो जाएंगे? क्योंकि इसमें 99% जो हम कर रहे हैं वो टीचिंग करते हैं, लेक्चर्स लेते हैं, और उससे अच्छा सॉल्यूशन बच्चे के पास होगा, वो कहीं से पढ़ सकता है। आज भी ऐसा है, ऑनलाइन पढ़ सकता है, वो चैट जीपीटी से पढ़ हाँ, वो सकता कहीं है। से भी पढ़ सकता है। आज उसे लेक्चर मान लिया पढ़ना है, सुन जो कोई है, वो हार्वर्ड का भी यहाँ बैठ के पढ़ पा रहा है, वो स्टैनफोर्ड का भी पढ़ पा रहा है, वो कैम्ब्रिज से भी पढ़ सकता है, वो ऑक्सफोर्ड से भी पढ़ सकता है, वो शोभित से भी पढ़ सकता है। नाउ चॉइस इज वेरी मच देयर। तो अब यूनिवर्सिटीज में वो कब आएगा? दे विल बुक फॉर देयर प्रैक्टिकल्स एक्सपीरियंस, दे विल कम देयर, सम एक्सपीरियंशियल लर्निंग के लिए आएगा, सम ग्रुप लर्निंग के लिए आएगा। ठीक, समय बदल रहा है। तो आज जो कंट्री की हमारी ज़रूरत है वो है ऑनलाइन एजुकेशन पे काम करने की, और बहुत सीरियसली काम करने की, क्योंकि ऑनलाइन एजुकेशन एक डेमोक्रेटाइजेशन ऑफ एजुकेशन का टूल है। आप जब पढ़ना चाहें, जैसे पढ़ना चाहें, आप पढ़ तब अपनी सकते हैं, कंफर्ट के हिसाब आप से पढ़ अपने सकते हैं। कंफर्ट के हिसाब से पढ़ सकते हैं। बट सर अब इसमें एक चीज़ ये आती है कि जब बच्चा यूनिवर्सिटी में आता है तो मुझे लगता है पढ़ाई के अलावा वो कैंपस एक्सपीरियंसेस लर्निंग लेता है। जब उसके पास जब उस बच्चे के साथ एक बंगाल से स्टूडेंट होता है, एक बिहार से होता है, एक यूपी से होता है, और ऐसे में वो जब वो अपनी आइडेंटिटी क्रिएट करता है रादर देन कि मेरे शहर में सब मैं देख लूंगा, तो वो देखिए, वो एक्चुअल उसके में वो हाँ, नहीं, क्रिएशन वो बनता है। एक्सपीरियंशियल लर्निंग इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इस टाइम वो भी कहीं ना कहीं हम उसे डायलूट करते जा रहे हैं। आप देखेंगे कि इंस्टीट्यूशंस की यदि स्ट्रक्चर हम देखते हैं तो 90% इंस्टीट्यूशन में लोकलाइजेशन हो रहा है। ठीक, 90% में, नंबर वन। दूसरा क्या है, जिसे हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग कह रहे हैं, वो जो है कहीं ना कहीं एंटरटेनमेंट और रिक्रिएशन की तरफ ज़्यादा चला गया। जो एक आइसोलेटेड फैमिलीज वाली कल्चर थी ना, हम कैंपसेस में भी ले आए। एक आया, मैंने विजिट किया, आई शुड नॉट नेम द इंस्टीट्यूशन, एंड आई वाज टॉकिंग टू द स्टूडेंट्स ऑफ फर्स्ट ईयर। मैंने कहा यहाँ क्या क्या अच्छा है, ठीक है, डू यू नो दिस थिंग इज देयर इन योर कैंपस, एक लेक भी है, लेक के अलावा क्या है? अच्छा एक बात बताओ, आप जो है बहुत अच्छे कैंपस है आपका, और फाइनेंस में यू आर द बेस्ट इन द कंट्री, कंसिडर्ड बेस्ट, लेकिन आपके बाहर जो है उतनी गरीबी मैंने 8 साल पहले देखी थी। जो आपकी दीवार से लगी हुई भी दुकानें हैं, उतनी गरीबी आज है। आज भी है। तो वेयर इज द इम्पैक्ट? मैं बेस्ट हूँ, लेकिन मेरे बेस्ट होने का इम्पैक्ट यदि मेरे दीवार के बाहर भी नहीं पहुंच पाया, तो उसका क्या फायदा? हाँ, हम बड़े आइसोलेटेड है। ये कैंपसेस में भी नजर आता है, ये तो कैंपसेस सर में। जो लोग ऐसे तो हमारी बातें खत्म ही नहीं होगी, काफी कुछ सीखने को मिला। अब थोड़ा सा जो लोग आज के टाइम में इन यूनिवर्सिटी को सिर्फ एक प्रोजेक्ट समझते हैं कि इतने करोड़ लगाने हैं और उसमें इतने साल से रिटर्न आएगा, या जो लोग आज के टाइम में नंबर्स के पीछे भाग रहे हैं, उनको आप क्या मतलब मैसेज देना चाहोगे? और उनको क्या ऐसा कुछ आप अपने लेवल पे भी करते हो जिससे उनको आप गाइड कर पाओ, समझा पाओ कि हमें करना क्या नहीं, चाहिए? देखिए, सबसे पहले तो मैं उन सब लोगों को जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट इस्टेब्लिश कर रहे हैं, हम्म बहुत सिंसियरली थैंक्स करना चाहूँगा, हम्म बहुत सिंसियरली थैंक्स करना चाहूँगा। हम्म मैं हमेशा इस बात को गवर्नमेंट सर्कल्स में भी कहता हूँ हम्म कि ये वो लोग हैं जिन्होंने अपने जीवन की एक बड़ी पूंजी हम्म इसलिए लगाई क्योंकि आप वो नहीं कर पाए, हम्म बिकॉज देर वॉज ए गैप। उस गैप को फिल करने के लिए इंस्टीट्यूशन बने। हम्म ठीक, दे नीड सपोर्ट, दे नीड गाइडेंस, दे नीड हैंड होल्डिंग। तो हर छोटे से बड़ा, चाहे वो स्कूल बनाया किसी ने, चाहे यूनिवर्सिटी बनाई, तो सबसे पहले तो हमें उन्हें सबको बहुत ही थैंक्स करना थैंक्स चाहिए। करने की ज़रूरत है, ग्रेटिट्यूड के साथ सभी को करना हम्म चाहिए, बिकॉज वी ऑल आर डूइंग ए वंडरफुल जॉब। हम्म शर्म आती है जब मैं कहता हूँ रुड़की यूनिवर्सिटी के बाद शोभित ने इंजीनियरिंग कॉलेज खोला हुआ, बीच की इतनी बड़ी यात्रा, भाई क्यों नहीं आया? हम्म Why it was missing? Who stopped? हम्म ठीक, इट मीन्स वी ऑल फेल्ड एज ए नेशन। हम्म तो उसे है, जहाँ तक ये है, ये प्रोजेक्ट है, तो होता क्या है, देखिए, नॉट फॉर प्रॉफिट है एजुकेशन, बट नॉट फॉर लॉस तो नहीं है ना, ठीक बात है। है ना? और आप किस चीज़ को कैसे सस्टेन करेंगे, ये डिपेंड करता है आप क्या डिलीवर कर रहे हैं।
तो मैं इस बात को भी ये नहीं मानता हूँ कि कोई ज़्यादा पे फीस लेता है, कम फीस लेता है, इसकी वजह से वी शुड क्रिटिसाइज देम, वी शुड टॉक टू देम, अदरवाइज वी शुड नॉट। ठीक। हाँ, बस एक बात हमें सबको समझनी होगी कि एट द एंड ऑफ द डे व्हाट वाज द पर्पस ऑफ एस्टेब्लिशिंग दिस इंस्टीट्यूशन। ओके। वो पर्पस हम अपना साफ रखें। हमारे फादर कहते थे, बाबूजी ने एक बात हमें हमेशा कही है, वो कहते थे जैसी नियत रखोगे वैसी नीति बनाओगे, जैसी नीति बनाओगे वैसी तुम्हारी नियति होने वाली है। जैसी नियत रखोगे वैसी नीति बनाओगे, और जैसी नीति बनाओगे वैसी तुम्हारी नियति होने वाली है। What does, आप समझ रहे हैं मैं ना? समझ गया। जैसी नियत हम रखेंगे, मान लीजिए नियत आपका हमने जो साफ आपका रखी, जो इंटेंट है वो अच्छा वो है, आपकी पॉलिसीज पे रिफ्लेक्ट करेगा, और एंड जैसे पॉलिसी आपकी से आपका पॉलिसीज कल्चर होंगी बनेगा। वो आपके डेस्टिनी पे रिफ्लेक्ट करेगा, नियति पे आपकी। नियति पे। ठीक। तो सारा का सारा खेल इंटेंट का है। तो मैंने नहीं देखा आप रॉन्ग इंटेंट से कुछ भी शुरुआत कर रहे हैं तो बहुत लंबा चलते तो मैंने देखा नहीं है किसी को। तो कहीं ना कहीं पर्पस हमारा सबका एक ही है, to educate, to empower the nation, To through build the education, nation. to build the nation, to contribute in education building, to ensure that every potential in turn into reality, every aspiration of a youth is fulfilled, every dream is fulfilled. This is what we all want. We may have different paths. What you are doing a great job. Because 90% of the institutions, if I look at, are still lacking in digital marketing, digital technology. So you have given a platform to them. You've told them there is no need because it is not your job. Your core strength is not that. Your core strength is teaching. Your core strength is something else. So we need more people like you also. Your contribution, even in education, is good there. Because there may be certain boys and girls, those who are not getting an opportunity to know about good institutions. Either they are ending somewhere else or they are not ending anywhere. So you have become a setu, a bridge in between. So Yes, I sir. always believe that whatever thing is happening in the ecosystem, everybody is trying to do their bit. And we should be grateful to everyone because they are strengthening it. The only challenge is that intents have to be very clear, purpose has to be very clear, and we all have only one vision: विकसित भारत हो, कामयाब भारत हो, नेशन बिल्डिंग हो। जब हम लोग एक सर्टेन एज में आए तो भारत वैसा हो जैसा हमारे समय था, उससे बेहतर हो। सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया वो सोने वाली हो नहीं, वो तो सोने वाली वैसे नहीं, बट हाँ, मतलब सोने की चिड़िया भी किस लिए थे हम लोग, क्योंकि सबका मानना ये था कि भी हमारा जीडीपी यदि हम देखें कहाँ थे कहाँ हैं, अभी बहुत सारी बातें हम लोग कर रहे हैं, मेहनत भी कर रहे हैं। तो आज के टाइम में वो इकोसिस्टम बना हुआ है जिस पे हम सब लोग काम कर सकते हैं, एंड एजुकेशन इज गोइंग टू प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। ग्रेट सर, थैंक यू सो मच सर। काफ़ी कुछ आपसे सीखने को मिला। ऐसा लगता है कि आपसे हर 6 महीने में 8 महीने में मिलना चाहिए टू गेट दैट एनर्जी, एंड विद दैट एनर्जी, दैट मोटिवेशन, यस वी हैव टू डू समथिंग बिग। सो thank you very much. Thank you, Pankaj, and it was indeed a pleasure to talk to you. Majorly it was from my own experience, my own perspectives. They may be right or wrong, but I always believe if you are doing something, do it with conviction. What we are doing with conviction. We are seeing results. We are seeing our boys and girls globally doing wonders, and we are seeing that there is a transformation at the grassroots also. Things have changed drastically. So thank you very much for bearing me. मैं कैंपस आपका विजिट करूंगा विद इन फ्यू डेज। प्लीज डू विजिट। सर एक आपसे बात सुन के एक मैसेज चाहिए था। एक मैसेज तो ये कि जैसे हमारी टीम में 80-85 लोग हैं अभी, सब लोग कई बार ये सोचते हैं हम कर क्या रहे हैं, सुबह आ रहे हैं शाम को जा रहे हैं। तो जो आपने बात कही ना, वो बात मुझे बहुत यूँ लगी कि हाँ, यस वी आर डूइंग समथिंग। तो हमारा मतलब हमारी कंपनी का मेन काम सिर्फ है वर्किंग विद एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस।
एक टीम को आप क्या मैसेज देना चाहोगे, हमारी पूरी टीम को? So I'm sitting with Pankaj, the CEO of Mediagar, and I'm told that there is a team of 8,500 young, enthusiastic people around. I would like to tell you one thing, that what you are doing a great job indeed, especially in the educational ecosystem. Because what you are doing, you are integrating technology through digital marketing in each campus for which you are working. You are creating more opportunities for the youth. You are giving them a platform to understand their future destination more clearly. And whenever you have a doubt what I am doing, just remember why you started. The purpose when you started has to be very clear, and sometimes we have to remember and remind ourselves that yes, I'm not doing only a 10 to 5 job or whatever timing you people have. You are contributing in the progress of this nation, in empowering this nation through education. My good wishes to all of you. Thank you. Thank you. Thank you so much, sir.